हफ्ते के आखिरी दिन तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां दिन भर मजबूती के साथ उतार चढ़ाव के बीच होता कारोबार। क्लोजिंग कहां होगी, अगले हफ्ते की क्या करें तैयारी, रिजल्ट सीजन है पूरे जोरों पर। तो आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, हम तो वीकेंड के लिए तैयार। अरे बड़े फ्री फील कर रहे हैं। हाँ, और अब आपको देखने के बाद मैं थोड़ा और सोच रहा हूँ कि ये मतलब है ना, स्लीव्स है थोड़ी फोल्ड कर ली जाए तो थोड़ा ऐसा लगे कि मतलब आराम, रिलैक्स वाला मामला है। बिल्कुल वीकेंड आ रहा है। और अब तो 2 हफ्ते डायरेक्ट काम भी हुआ है। पिछले हफ्ते भी इकोनॉमिक सर्वे के चक्कर में सूट वूट पहन के बैठना पड़ा, और आज फिर से ये क्रेडिट पॉलिसी के चक्कर में हाँ अब आराम से शो करेंगे। अब लग रहा है कि मतलब है ना घर में बैठे नहीं तो तैयार वाली फीलिंग आ रही थी। तो चलिए, आखिरी 1.5 घंटे में जाने से पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की बाजार की बड़ी बात है। रिकॉर्ड लेवल बने आज फिर से सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। पहली बार 15,000 के पार दिखा आपको निफ्टी, सेंसेक्स पहली बार 51,000 के पार, तो बैंक निफ्टी भी 36,000 के पार निकला। और निकला क्या, बिल्कुल निकल ही गया, 36,600 के ऊपर पहुंचा। आईटी और ऑटो शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन बाकी सब जगह मजबूती ही मजबूती है। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर है और यूरोप के बाजार मिला जुला कारोबार करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त आपको। बिल्कुल सर, थोड़ा हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से बाजार हल्के जरूर हुए हैं, बट ये एक्सपेक्टेड भी है कि जिस तरह से ये 5 दिनों की तेजी का रुझान है, अभी फिर से निफ्टी बैंक निचले स्तरों से रिकवर होते दिख रहा है। पर किस तरह से देखें सर आने वाले 1.5 घंटे को एक्शन के लिहाज से? दीप देखिए, 5 दिन तेजी, 15,000 का बड़ा आंकड़ा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। इसलिए हम कह रहे थे 14,975, 15,025 वो रेंज है जिसको पार करने दो, फिर फ्रेश खरीदारी कीजिए, वहीं जाकर रुका है। और आज आपको याद है एक लेवल दिया था सुबह, और मैंने कहा था देखो मैं बहुत सोच समझ के लेवल दे रहा हूँ। आज की रेंज का 14,870, आज का लो देखिए जरा, 14,865 जी। इसलिए राउंड फिगर में नहीं निकाल के लाया था, 4-5 पॉइंट तो ठीक है, इतना तो ग्रेस मार्क में मांग सकता हूं आपसे। तो एग्जैक्टली पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से घूम गया बाजार, 14,865, 14,870 जो लेवल थे वहीं से घुमा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। बैंक निफ्टी 35,600 के आसपास से बहुत ही परफेक्ट लेवल से घुमा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी। अगर आप स्किल ट्रेडर्स हैं, दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और फटाफट घूमना जानते हैं, तो आप काउंटर ट्रेड कीजिए जी। ये बाजार आपको दोनों तरफ मौके दे रहा है, और नहीं तो इतना दिमाग लगाने की, इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर आपके लिए क्लियर कट मार्केट है बाय ऑन डिप्स का। सिंपल, आए नीचे पहले लेवल पे खरीदना है, दूसरे लेवल पे और ऐड करना है, और तीसरा लेवल आता नहीं है, वापस पहले लेवल से ऊपर वाले पहले लेवल पर आए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बहुत क्लियर कट आराम का ट्रेड है, ऐसे ही करते रहे। चलिए ठीक है, तो ये आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दी है। थोड़ी देर में अनिल जी बाजार की स्ट्रैटेजी भी आपको देंगे, और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। चोला फाइनेंस के नंबर्स आते हुए दिखे, मुनाफे में आपने हल्की सी बढ़त देखी है, 204 एफएनओ वाला है, नहीं कैश वाला, कैश वाला चोला फाइनेंस। एफएनओ वाले के सर आई थिंक पिछले हफ्ते आ गए, राइट। मुनाफा हल्का सा बढ़ा है। आय की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी बढ़त आपने देखी है, 2268 करोड़ से बढ़कर लगभग 2500 करोड़ के ऊपर की आय आई है, तो अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं। जहाँ तक चोला फाइनेंस का सवाल है, मुनाफे में उतनी बढ़त नहीं है, आय अच्छी बढ़कर आई है। कुणाल जी अगर हमारे साथ तैयार हैं तो एक बार, कुणाल जी हमारे साथ तैयार हैं। कुणाल जी, चोला फाइनेंस ये 550, 560 वाली चार्ट है, एकदम सपाट इस समय ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स के लिए लेवल्स बताएं सर। देखिए, कोई खास मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है दीपांशु। मुझे एक सपोर्ट नजर आता है 560 रुपए के आसपास, और अभी 558 रुपए का भाव है, तो बिल्कुल सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है देखिए, जिनके पास पोजीशन है उन्हें तो बने रहना चाहिए, नई खरीदारी की बिल्कुल भी राय नहीं है। मुझे लगता है कि मल्टीपल रेजिस्टेंसेज ऊपर के लेवल्स पर हैं, तो वेट एंड वॉच करें, और जिनके पास पोजीशन है वो एक स्टॉप लॉस रख लें 550 का, होल्ड करने की राय। ओके, तो 550 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करने की राय है। चोला फाइनेंस नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं। नतीजे आए थे थोड़ी देर पहले एमएनएम के, एक बार वहां पर नजर रखिए क्योंकि अच्छी रिकवरी आ रही है इस स्टॉक पर। तो एमएनएम एक स्टॉक है जिस पर हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे, साथ ही ढेर सारे और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन बन रहा है। पर उससे पहले आपको बता देते हैं कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। मानसी वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से अहम ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु, नतीजों से शुरुआत करेंगे। निफ्टी स्पेस में ब्रिटानिया और वायदा बाजार में पंजाब नेशनल बैंक के
के नंबर्स पर फोकस है। साथ ही ट्रिगर्स ब्रुकफील्ड इंडिया रीट का आईपीओ आज क्लोजिंग के साथ ही बंद हो जाएगा। प्राइस बैंड 274 से 275 रुपए प्रति शेयर है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 587 करोड़ का बायबैक आज क्लोजिंग से बंद होने जा रहा है। इसके दाम 84 रुपए प्रति शेयर है। वहीं जुबिलेंट लाइफ डीमर्जर के शेयर अलॉटमेंट की रिकॉर्ड डेट है, इस पर फोकस है। और स्पेक्ट्रम नीलामी में टेलीकॉम कंपनियों की बोली लगाने की आज डेडलाइन है। कल की अगर बात करें, निफ्टी स्पेस में एक और वायदा बाजार में एक, निफ्टी में डिविज लैब, वायदा बाजार में बीएचईएल के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। और साथ ही हाइकल 2 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की कल रिकॉर्ड डेट होगी। सोमवार के नतीजे निफ्टी में बीपीसीएल के बाजार बंद होने के बाद आते हुए दिखने की संभावना है। वायदा बाजार में टोरेंट फार्मा, एनएमडीसी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सन टीवी नेटवर्क और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही टोरेंट फार्मा अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक भी करेगा। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब सोमवार के दिन देने वाले हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इस पर भी नजर रहेगी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स। पर आज ढेर सारे नतीजे आए हैं, खबरों वाले शेयर्स भी हैं। आइए जानते हैं वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून जी। देखिए, जो सबसे पहले आपने जिक्र किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स, तो नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 17% पे मार्जिन्स आए हैं। लेकिन सैंगयोंग की जो डील है वो रद्द होने की वजह से आपने देखा स्टॉक में एक नीचक रिएक्शन देखने मिला। लेकिन फिर से लोग नतीजों पे लौट रहे हैं, इसके शायद मेरे ख्याल से यहाँ तेजी देखने मिल रही है। एनआईटी लिमिटेड मुनाफा 33 करोड़ से बढ़ के 46 करोड़ पे आया, मार्जिन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, 18.4% पे आए हैं। कैडिला हेल्थ केयर, यहाँ भी नतीजे हमारे अनुमान से बेहतर है, 494 करोड़ का अनुमान हमने लगाया था मुनाफे का, 527 करोड़ पे आया है। मार्जिन 19.1% से बढ़ के 21.2% पे आया है। गायत्री प्रोजेक्ट, इनफैक्ट काफ़ी सारी कंपनीज है जो घाटे से मुनाफे में आई है, उसमें एक गायत्री प्रोजेक्ट है, 3.6 करोड़ के घाटे के मुकाबले 38 करोड़ का मुनाफा। कोल्टे पाटिल, ये भी घाटे से मुनाफे में आई है, 14 करोड़ के घाटे के मुकाबले 25 करोड़ का मुनाफा। थॉमस कुक, ये मुनाफे से घाटे में आई है, 6 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 59 करोड़ का घाटा। और एसएमएल इसुजू घाटा बढ़ चुका है, 18 करोड़ से बढ़ के 26 करोड़ पे आया है। फाइजर, इस कंपनी ने अपडेट दिया कि भारत में जो कोरोना वैक्सीन है उसकी मंजूरी की अर्जी जो है इन्होंने उसको वापस ले लिया है और आगे चल के और अपडेट देंगे, क्योंकि इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इन्होंने अर्जी दी थी, उसको वापस लिया है। नैटको फार्मा कीटनाशक एक प्रोडक्ट है, उसके लिए भारत सरकार से इस कंपनी को मंजूरी मिली है। आईसीआईसीआई बैंक, जापान का एक बैंक है MUFG, उसके साथ इन्होंने करार किया है। जापान का जो बैंक है उसका कारोबार जो है इंडिया में, उसको ये कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, बैंकिंग सेवाएं देंगे, उसका है। आईसीआईसीआई नहीं, तो जो बैंक है जापान का, हाँ, उसका कारोबार ये इंडिया में बढ़ाएंगे। अच्छा, अच्छा, ओके, हाँ, ओके। मुझे लगा कि आईसुजू बैंक है या आईसीआईसीआई बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक, MUFG नाम का वो बैंक है जापान का। ओके, ठीक है। आईटीसी फिर से डिविडेंड देने वाला है, इंटरिम डिविडेंड के ऊपर विचार करेंगे 11 फरवरी को। पीवीआर, तेलंगाना में 100% क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए मंजूरी मिल चुकी है इस काउंटर को। सुप्रजीत इंजीनियरिंग 10 तारीख को बोर्ड की बैठक है, बायबैक के ऊपर विचार करने वाले। और कल्पतरु पावर, एक कंपनी में इन्होंने 51% हिस्सेदारी खरीदी है। क्या नाम है कंपनी का? आप बताइए। हम तो सुबह ट्राई कर चुके हैं, आपको तो पूरा टाइम मिलता है, एंकर को इतना टाइम नहीं मिलता, तुरंत पढ़ना पड़ता है, कोई रिहर्सल करके नहीं आ सकता, जो सामने आ रहा है वो देख के पढ़ना पड़ता है। तुम्हें तो पूरा टाइम मिलता है। जब दीपांशु ने छोड़ दिया तो मैंने सोचा आप ट्राई भी मत करो, जाने दो। फिर ठीक है, ये लॉजिक ठीक है, ये एक्सेप्टेड है। बाकी तो रिसर्च वाला तो आराम से रट्टा मार के आ सकता है। वैसे वरुण दवाइयों के नाम निकाल लेते हैं सर, वो जो फॉर्मूलाज के नाम आते हैं, तो संधि विच्छेद करके कभी कभी। चलिए, बढ़िया है। तो ओके, तो ये हैं ढेर सारी खबरें जिन पर आपको करना है फोकस। बाजार मजबूत 35,800 पर है बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर 14,900 के ऊपर 42 अंकों की तेजी, 200 अंकों पर सेंसेक्स इस वक्त आपको दिखेगा। आइए जो स्टॉक सेक्शन में उन्हीं पर थोड़ी राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। सबसे टॉप गेनर SBI है, 10% मजबूत, ऊपर 410 का हाई बनाकर 392-93 के आसपास। जिनकी तेजी की पोजीशन है वागले साहब, उन्हें कहां स्टॉप लॉस रखना है SBI में, ये बता दीजिए, और टारगेट क्या रखनी चाहिए? अनिल जी, SBI ने तो आज बड़ा वाला गैप अप देके वो सस्टेन भी कर रहा है। आज का अगर ट्रेडर है तो आज का लो का टारगेट स्टॉप लॉस होना चाहिए 384 का, और टारगेट 415-420 तक मुझे अपसाइड दिखाई दे रहा है। अपसाइड दिख रही है, नजर रखें। SBI एक स्टॉक है जो आपको बढ़िया मूवमेंट दिखा रहा है। ITC की, जिसके बारे में वरुण अभी चर्चा गए थे, वहां पर भी आप मूवमेंट देख रहे हैं। इंटरिम डिविडेंड पर विचार होने वाला है। एक इंटरेस्टिंग चार्ट मूवमेंट बन रहा है M&M पर। एक बार जरा बंसल जी से इसके बारे में जानना चाहूंगा। बंसल जी, M&M नतीजे आए थे, नतीजे तो ठीक ठाक थे, पर कंपनी ने कहा सैंगयोंग की बिकवाली में समय लग सकता है, इसलिए स्टॉक पर इमीडिएट रिएक्शन आया और उसके बाद अच्छी रिकवरी भी आई है। इन लेवल्स पर M&M पर क्या राय बन रही है?
देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, एमएनएम का टेक्निकल रुझान है, जिनके पास है वो होल्ड करें। देखिए छोटा कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, पर दीपांशु जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से रिकवरी आई है, ये स्टॉक इवेंचुअली ऊपर में 900 रुपीज की तरफ जा रहा है। तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड रखने की राय है। और दीपांशु, मेरा एक सवाल है अनिल जी से, एक सवाल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। बोलो बोलो, पूछो सर। देखिए अनिल जी, सवाल ये है कि देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज गैप से खुला, काफी गैप से खुला और एकदम खुले नीले आकाश में आ गया, और अनिल जी सस्टेन भी कर रहा है, और दूसरी तरफ ऊपर से 408 रुपए का हाई लगा के रिट्रेस लगाया है। तो अनिल जी जो निफ्टी को शॉर्ट करते हैं, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करते हैं, अगर स्टेट बैंक को शॉर्ट करा तो अनिल जी उनका क्या हाल होगा? इसके बारे में अनिल जी मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। उनका हाल वो हुआ होगा जो 1 से 1:30 बजे के बीच में हमने समझाया था, गेम स्टॉप। किस तरह से गेम मतलब आप शॉर्ट करते जाए तो गेम कैसे हो जाता है। हालांकि हिंदुस्तान में नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो अमेरिका में हुआ, आई एम श्योर आप में से किसी ने देखा है ये दोपहर 1 बजे वाला शो। अगर किसी ने देखा हो तो पूरी तरह से ये बताया कि किस तरह से हेज फंड्स को मिलके सारे रिटेल इन्वेस्टर ने धो डाला जी। पूरे सबके सब मिलके एक साथ आ गए और मेलविन उसके चक्कर में दिवाले गए। जैन साहब शायद बोल रहे हैं। जैन साहब, आपने देखा है? देखा था, और सबसे बढ़िया बात कि कैसे ये चीज यंगस्टर्स और मिलेनियल्स को और इंटरेस्ट करती है। आप देखें, मुझे मेरे बेटे ने ये पूरी स्टोरी पहले एक दिन सुनाई, वो एक्साइटेड हो गया, रात को 11 बजे आया और मुझे बताता है, और फिर मैंने आपका भी सुना। इट वाज वेरी गुड एंड इनफैक्ट वेरी एक्सीलेंट। और कैसे छोटे लोग भी, डेविड गोलियात वाली स्टोरी कैसे होती है। सो हर जगह कोई ना कोई वो क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। तो ऐसा लगा कि इट वाज अ वेरी गुड शो, इनफैक्ट वेरी रेलेवेंट एंड बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल। तो जैन साहब को तो मजा आया। विश्वेश जी, शायद विश्वेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं या कॉल है सर आपकी? देखिए अनिल जी, मैं ऐड करना चाहूंगा दीपांशु, गेम स्टॉक इन माय ओपिनियन इज वन ऑफ द काउंटर। देखिए ये कम्युनिटी जो है वॉल स्ट्रीट बेस रेडिट के ऊपर, उनका ये पूरा प्रॉपर एक आर्टिकल आया था, वो पोस्ट था, और जो ऑथर थे उन्होंने क्लियरली लिखा था कि व्हाई देयर इज अ चांसेस ऑफ अ शॉर्ट स्क्वीज इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। और मुझे ऐसा लगता है कि टुगेदर कंबाइन जब शुरू हुआ था तो देवर कम्युनिटी ऑफ 1 मिलियन पीपल, और अभी 7 मिलियन पीपल हो गए हैं। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इन अ वे अगर बड़े इंस्टीट्यूशन मिलके सपोज इस तरह की गेम करते हैं, तो अगर छोटे प्लेयर अगर साथ में ट्रेड कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट वाज अ वैल्यू बाय। मेरे हिसाब से एनालिसिस किया गया था, दैट वाज परफेक्ट। सो व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ फस अबाउट द ट्रेड? अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज कंप्लीटली फेयर इन माय ओपिनियन। दो लीगल चैलेंजेस के हिसाब से तो मेरे हिसाब से दोनों साइड की पार्टीज को चैलेंज किया जाता है, बट इट इज वन रूटीन थिंग। मुझे नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा एटलीस्ट रिटेल को ब्लेम करना चाहिए। आप नहीं, बिल्कुल ठीक है। और आप इस तरह का अगर कोई इरादा रखते हैं तो आप गृह मंत्री बनने के हकदार हैं। प्रधानमंत्री बनने का दावा ऑलरेडी कुणाल जी के पास में है। कुणाल जी अपने आप को नेता मान चुके हैं। इस तरह का कोई भी फोरम अगर बना तो उसका झंडा कुणाल जी के हाथ में होगा। अब कुणाल जी के ऊपर है कि वो आपको अपना डिप्यूटी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। वैसे कुणाल जी, लक्षण दिख रहे हैं विश्वेश जी के पूरे आपके असिस्टेंट बनने के। इस पर मैं विस्तार से और बातचीत करूंगा। उससे पहले एक बार वागले साहब के पास चलते हैं। वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, अल्ट्राटेक सीमेंट में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, क्लियर कट ब्रेकआउट है। 6360 6365 का करंट भाव है। यहां से लेकर 6340 तक बाय करें। 6300 के नीचे का स्टॉप लॉस 6290 का, और मुझे 6500 6520 तक के टारगेट्स दिखाई देते हैं आज और मंडे तक के 2 दिनों में। ओके, 6500 6520 का टारगेट, 6290 6290 का स्टॉप लॉस, 6290 6360 6340 इस रेंज में फ्यूचर आप खरीदें। ओहो, दौड़ लगाता हुआ अल्ट्राटेक सीमेंट तगड़ी दौड़ के साथ। विश्वेश जी, आपके लिए भी बिल्कुल? जी सर, चलिए विश्वेश का विशेष। बताएं सर।
देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कहा जाता है, एक स्टॉक है जिसमें मुझे ऐसे सिग्नेचर लग रहे हैं कि वो स्टॉक बहुत जोर से परफॉर्म कर सकता है। स्टॉक का नाम है सन टीवी। सन टीवी के वीकली चार्ट के ऊपर इतना लार्ज हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं, और फर्स्ट टाइम सिंस लास्ट, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो फर्स्ट टाइम सिंस सितंबर 2019, मतलब 2 साल बाद स्टॉक इज अटेम्प्टिंग अ ब्रेक अबव 550। मेरे हिसाब से ये स्टॉक 700 रुपीज आ सकता है, लेकिन ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड का मैं स्कोप बताऊं तो मुझे लगता है 547 के आसपास चल रहा है। 530 के स्टॉप लॉस से 570, 600 और 640 के टारगेट के लिए हाई कन्विक्शन बैठ है सन टीवी में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ इस तरह की सोच भी चल रही है कि सन टीवी में हैव अ इंटरेस्टेड पार्टी लाइक अ नेटफ्लिक्स फॉर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, बट मैं तो प्योरली प्राइस पैटर्न देख रहा हूँ, चार्ट देख रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉपी बुक हेड एंड शोल्डर है, डेफिनेटली लेके इसको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत बड़े नंबर्स ये स्टॉक दिखा सकता है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए सन टीवी खरीदारी करने की राय। 550 553 के आसपास चल रहा है। 530 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करें आप, और 570, 600 और 640 सपोर्ट चाहिए आपको। विश्वेश जी, इस पर कुछ सन टीवी पर? सर सन टीवी पे अगर साउथ इंडियन कोई सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे पैनल पे कोई साउथ इंडियन नहीं है, तो मुझे लगता है साउथ इंडियन नहीं, हमारे पास साउथ इंडियन नहीं, हमारे पास पैन इंडियन है, जिसको पूरे भारत में, अब तो मतलब भारत का जो छोड़ो, हो सकता है थोड़े समय बाद उनके विदेशों में भी उनका डंका, खौफ, डर, प्रभाव, प्रभुत्व, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, वो आशु जी आशु जी ने कहा 700 रुपए का टारगेट सन टीवी पर। तो आप आशु जी की तरफ से आप सपोर्ट स्वीकार करें, आपके पास ऑप्शन भी नहीं करने के अलावा, नहीं तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। तो सन टीवी पर आशु जी की तरफ से 700 रुपए का टारगेट। और देखिए, आशु जी के टारगेट को हल्के में ना लें, 350 रुपए एसबी हो जाएगा। 200 रुपए में बोलने वाले एकमात्र आदमी आशु जी थे। 200 रुपए में 350 का टारगेट, और तब हम सोचते थे कि आशु जी ये क्या कर रहे हैं भाई, सब ठीक तो है, लेकिन देखिए 350 नहीं, अब 400 भी हुआ है। तो आशु जी, और किसी भी वक्त एक भी बार कहीं भी डगमगाए, लड़खड़ाए नहीं कि भाई थोड़ा मार्केट ऊपर, कुछ नहीं, आराम से डिलीवरी लेके रखो। तो ये है कमाल आशु जी का। सन टीवी भी आशु जी की तरफ से आपको सपोर्ट है। बिल्कुल, सन टीवी अच्छे मूव में है। एसबीआई हम देख रहे हैं सुबह से अच्छे एक्शन में है, थोड़ी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली जरूरी है। पर एक स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर, वीआरएल लॉजिस्टिक्स। पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक पर भी एक्शन बना है, और खबर यह है कि ये बायबैक कंसिडर करने वाले हैं, बल्कि कल ही बोर्ड बैठक है बायबैक के लिए। तो आपको, जैसे हमारा ट्रेंड बन चुका है, हर बायबैक से पहले हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च होती है और हम आपको बताते हैं कि किन लेवल्स पर बायबैक आना संभव है। वरुण इस बार रिसर्च करके लाए हैं। वरुण, बताएं क्या हो सकता है वीआरएल में? देखिए, बायबैक का प्राइस पहले बता देता हूँ, 230 से 250 रुपए, इस भाव के बीच में कहीं भी बायबैक आ सकता है। अब ये हमारा कैलकुलेशन कैसे आया ये बताते हैं। देखिए, ये कंपनी लगातार डिविडेंड देते आ रही है, हालांकि इस बार इस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए। तो जो डिविडेंड ये कंपनी हमेशा देते आ रही है, करीब डिविडेंड पे आउट जो है इसका एज कैश एंड बैंक बैलेंस है ना, कम से कम इस कंपनी के पास जो कैश रहता है वो करीब 60-70 करोड़ के आसपास रहता है, और इसके जो डेटर डेज है, यानी कि जो पैसा इस कंपनी को मिलता है, उसका रोटेशन करीब 40-50 दिन के आसपास का है। तो उस पैसे का इस्तेमाल भी ये कंपनी जो है कभी न हमेशा डिविडेंड देने के लिए और बाकी सब काम के लिए करती है। तो उस लिहाज से देखें तो कंपनी के पास हमेशा करीब 100 करोड़ के आसपास का कैश रहता है, और कंपनी ने इसके पहले जो डिविडेंड दिया है वो है करीब 36 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़ के आसपास का। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मिड रेंज जो आती है वो आती है करीब 40% के आसपास का जो कैश है उसका डिविडेंड कम से कम कंपनी देते आई है। इस बार कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया नहीं है, तो अगर उस कैश का इस्तेमाल कंपनी बायबैक के लिए करे, जो कि कैलकुलेशन के हिसाब से भी आता है, तो निकल के आता है कि करीब 38-40 करोड़ के आसपास का बायबैक आ सकता है। और अगर इसको परसेंटेज वाइज देखें कि कितना परसेंटेज कंपनी बायबैक कर सकती है, तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 68% के आसपास है, तो कंपनी केवल 1.5 से 2% के आसपास का बायबैक जो है वो कर सकती है। और वैसे भी देखिए फ्री रिजर्व्स का आप करीब 10% के आसपास का बायबैक कर सकते हैं, तो वो कैलकुलेशन से करीब 5-6% के आसपास का बायबैक जो है वो कंपनी करेगी। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 230 से 250 ये वो प्राइस निकल के आता है जिस पे कंपनी बायबैक करेगी। हाँ, सिर्फ एक बात बता देता हूँ, अगर साथ में कंपनी ने कहा कि डिविडेंड भी देंगे तो ये प्राइस में चेंज आ सकती है, वो आप याद रखें, क्योंकि डिविडेंड देते आई है कंपनी। वैसे इस बार कंपनी ने ऐलान किया नहीं है डिविडेंड का। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि डिविडेंड की जगह बायबैक हो सकता है, डिविडेंड की जगह बायबैक ज्यादा, इसकी बायबैक उतना होगा जितना डिविडेंड दिया जाता है, अमाउंट उसके आसपास। हाँ, अमाउंट उसके आसपास होगा, क्योंकि हर कैलकुलेशन उसके इर्द गिर्द ही आता है। अच्छा, उसका और प्रीमियम जिसका प्रीमियम देखिए जिस दिन से ऐलान किया था उससे अगर आप देखेंगे तो करीब 33-35% के आसपास का प्रीमियम है।
नहीं तो 190 के आसपास था जब ऐलान किया था, 190 वहाँ से 205 हो गया। हाँ, तो वहां से 205 हो गया। यहाँ से अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो ये 15% के आसपास की प्रीमियम निकल के आएगी। ओके, यानी कि आप गिन रहे हैं क्या प्राइस? हाँ, यहाँ से 20% की प्रीमियम और 190 से तो 225 के ऊपर का बायबैक गिन रहे हैं। 225, 230 से 250, 230 से 250 बड़ा होगा ये तो, प्रीमियम काफी बड़ी होगी। करंट लेवल्स भी देखो 15 से 25%। तो उस हिसाब से प्रीमियम अच्छी हो सकती है, करेक्ट। तो चलिए वीआर, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि जब पहली बार कोई कंपनी बायबैक कर रही हो तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि अंदाज लगाना। देखो, जो जितना ज्यादा देगा उसका हम उतना सही अंदाज लगा पाएंगे। डेटा नहीं, डेटा जितना ज्यादा हो, भारत रसायन पर हमने, हाँ उसमें हमने अंदाज से नहीं, अंदाज ऐसे मतलब कोई ऐसे वो तो प्रॉपर कैलकुलेशन करके ही लगा रहे हैं, पूरी बैलेंस शीट पढ़ के कितना कैश है, कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या प्राइस तक कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी साइज का आएगा, लेकिन जब पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ना हो तो किस प्राइस पर आएगा ये अंदाज लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो डिविडेंड के एंगल से देखें तो फिर ऐसा लग रहा है 240-260 की रेंज में वीआरएल लॉजिस्टिक्स का बायबैक आ सकता है। जैन साहब, वीआरएल लॉजिस्टिक्स राय दीजिए आप अपनी जरा। देखिए अनिल जी, मैं अभी बैलेंस शीट देख रहा था तो डेट्स काफी है बुक्स में। अब पास में भी ऐसा हुआ है कि जिनके बुक्स में डेट्स है, हैवी डेट इक्विटी रेशियो हो और उसके सामने फिर बायबैक करे तो लॉजिकल लगता नहीं है। तो मुझे समाव ऐसा लगता है कि इट विल नॉट दैट वेरी इजी फॉर द मैनेजमेंट टू डू दैट। हो सकता है कि जो डिविडेंड देते थे उसका एक आर्बिट्राज करना चाह रहे हैं, 3.5% का डिविडेंड यील्ड है और फिर बहुत ज्यादा करेक्टेड स्टॉक है, तो हो सकता है कि इट कैन बी अ काइंड ऑफ कहीं ना कहीं प्राइस को सपोर्ट देने के लिए कंपनी कोशिश कर रही है। और पिछले क्वार्टर में रिजल्ट्स भी अच्छे आए नहीं है और अच्छा खासा पिछला क्वार्टर फिर भी ठीक था, जून के क्वार्टर में लाजमी है कि लॉस था, बट ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा मतलब ऑप्टिमिस्टिक और पर्सनली बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहूंगा। और अगर 230 की, जो कि हर बार अपने टीम की जब भी बायबैक प्राइस और ये सब हुई है, ऑलमोस्ट मतलब 99% मैंने देखा कि हर बार वो ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट प्राइस ही आती है, तो दैट कैन बी अ ग्रेट प्राइस एंड उस टाइम पे टेंडर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, और इस बीच आशीष सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, और एक स्पेशल बिगुल आशीष सर के लिए, क्योंकि वो शो में तो है नहीं लेकिन लाइफ लाइन यूज करके फोन अ फ्रेंड, तो आशीष सर के लिए बिगुल एक तगड़ा वाला। और आशीष सर के साथ ही बिगुल आशीष सर के खास दोस्त दिल्ली वाले कुणाल जी और राकेश जी के लिए भी। स्वागत है आपका आशीष सर का, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो बधाई स्वीकार करें एसबीआई के लिए, क्या गजब की परफॉर्मेंस, मजा आ गया। मतलब इसे कहते हैं तगड़ा दमदार कॉल वाकई में। मतलब जो इमेज आपकी भारती से बनी थी, हाँ जी, वो अब भारती वाली रही नहीं सर, अब वो है ना एसबीआई वाली हो गई है, उससे बेहतर। तो मतलब एसबीआई में जो कमाल किया है, बहुत ही कॉन्फिडेंट और मजबूत कॉल आपका मानना पड़ेगा। तो बताएं पहले, बाद में एसबीआई के बारे में बाद में बता दीजिए, पहले नई कॉल बता दें आप अपनी। अनिल जी देखिए, फार्मा में फिर से ट्रैक्शन आया है और मुझे लगता है कि बीटीएसटी बिल्कुल तुरंत करनी चाहिए। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मतलब लेट तो नहीं हुआ क्योंकि वो वॉलेटाइल है डीवीज लैब। अनिल, डीवीज लैब के कल रिजल्ट हैं और मुझे लगता है कि बहुत बम्पर रिजल्ट आएंगे और ये शायद मंडे को ही 4000 क्रॉस कर सकता है। तो अनिल जी ट्रेड है, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट है, वॉलेटाइल शेयर है। ट्रेड ये है कि अनिल जी फ्यूचर लेके अगर किसी को हेज करना है तो 3800 की कॉल भेज दें, साथ में 210-15 रुपए की कॉल बिकती है। तो अनिल जी डीवीज में कवर्ड कॉल कर सकते हैं, फ्यूचर लेके कॉल भेजना 200 रुपए का बहुत अच्छा मतलब सेफ्टी है। और डीवीज अनिल जी आपका, सेठी साहब का, कितनों का फेवरेट शेयर और फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो कॉल के पैसे आ जाएंगे और फिर वापस बिक जाएगा। तो अनिल जी डीवीज में बीटीएसटी करनी है। रिजल्ट है कल रिजल्ट है टुमारो, और मुझे लगता है बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट आएंगे और मंडे को ही मतलब 4000 भी कर सकता है। अनिल जी आजकल जो स्टॉक्स चलते हैं अनिल जी, जब रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल है ऊपर की तरफ के, जब रिवॉर्ड मिलता है तो छप्पड़ फाड़ के मिलता है, जो ऐसा आपने स्टेट बैंक में देखा और भी कई स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो डीवीज एक मेरी भी पसंद का स्टॉक, और आज सुबह ही हमने आज के 2000 में फिर से दिया है 3850 के टारगेट के लिए। कुणाल जी राकेश जी को भी पसंद है। आशीष सर लाइन पे रहिए, एक बार कुणाल जी राकेश जी से भी ले लेता हूं, बताएं सर। अनिल जी डीवीज पे खरीदारी की राय है, जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, करेक्शन से स्टॉक निकल के वापस अप ट्रेंड के अंदर आया है, तो डीवीज को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है और पूरी तरह सहमत हैं आशु जी के साथ कि इसमें बड़ा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा, तो खरीद करके चलें। यहाँ पर जिस भी दाम पर आप खरीद रहे हैं 50 रुपया नीचे, 50 रुपीज नीचे स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 3865, 3865 रुपए का पहला टारगेट और 3900 का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए डिविज पर खरीदारी कराए। 3865 3900 ये टारगेट के लिए आप करें खरीदारी। 3850 का मेरा भी टारगेट है। अब टारगेट रिवाइज कर ले। आगे जिम्मेदारी कुणाल जी, राकेश जी और आशुष सर के कंधों पर मैं ट्रांसफर कर चुका हूं। आशुष सर, अब एसबीआई पर भी एक बार राय दें। अब आप आ ही गए फोन लाइन पर, तो बताएं सर। अनिल जी, एसबीआई आपने मतलब आप ही ने इतने अच्छे से बजट और उसके बाद से पीएसयू बैंक की इतनी अच्छी कवरेज करके क्लियर कट कॉल दी हुई है कि पीएसयू बैंक को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो अनिल जी बिल्कुल बने रहें। मतलब अब ये कहना अनिल जी, देखो आज की डेट में जो एसबीआई है वो शायद प्योर इन्वेस्टर जिसके बाद डिलीवरी पड़ी है वही है। बाकी फ्यूचर वाला तो अनिल जी बिल्कुल बेच चुका है। कोई इतना बहुत ही पेशेंट इन्वेस्टर या ट्रेडर होगा तो रखा होगा, बट अब वो एक नई ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी भी एसबीआई में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो एक अच्छा सा स्पर्ट आया था उसका एक बेनिफिट मिल चुका है। अब थोड़ा कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट होगा, लेकिन ये फिर पीएसयू बैंक दोबारा चलेंगे। अनिल जी, मतलब पीएसयू बैंक में 2 साल 3 साल पहले जब पूरी मंदी भी हमने करी और वापस में जो पूरी साइकिल है वो साइकिल भी ऐसी तेजी की चलेगी, और हम चाहते हैं कि दोनों तरफ पार्टिसिपेट करें। और जो आपने नाम दिया है स्विंग का, वो मतलब आई शुड लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। नहीं 100%। और जब मैंने नाम दिया था तब लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तब तो लोग सोच रहे थे कोई मैं मंदी वाला ही नाम दूंगा, लेकिन मुझे पता था कि जब आशु सर तेजी में आएंगे तब तेजी में भी ऐसे आएंगे। और आप देखिए जिस तरह से तेजी में आए, पिछले किसी भी फॉल में एक भी बार कहीं कोई करेक्शन और मंदी की बात नहीं की। इसीलिए स्विंग के सुल्तान ऐसे ही नहीं, रिवर्स स्विंग और सीधी वाली स्विंग, दोनों स्विंग आशु सर की तरफ से। शुक्रिया सर, थैंक यू आशु सर, ये पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो डिवीज लैब यहाँ पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से भी है और आशुष सर की तरफ से भी आती हुई दिख रही है। और डिवीज लैब सिद्धार्थ जी ने भी रिकमेंडेशन किया था, उनका भी 4095 का टारगेट है, वो भी आने की तैयारी में। तो उनकी तरफ से भी वो तो मेरे ख्याल से 1800 रुपये से ही लगातार रिकमेंड कर रहे हैं। सेठी साहब पिछले बजट से रिकमेंड कर रहे हैं, तो बढ़िया वाली आप आते। अच्छा, सेठी साहब जुड़ भी चुके हैं, आइए सेठी साहब के लिए का भी स्वागत करते हैं बिगुल के साथ। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, अपनी बेहतरीन पिक्स कैश फ्यूचर क्या है आज? अनिल जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु, 2 स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करनी है और दोनों F&O के स्टॉक्स है, फ्यूचर। क्या बात है, बताएं सर। अनिल जी, सबसे पहले तो मेरी भी पहले मैंने जो आइडेंटिफाई करा था वो डिवीज लैब ही था, अभी से आधे घंटे पहले 3750 के लेवल पे। और आपको याद हो तो बजट वाले दिन भी 3470 पे मैंने, आपने, विश्वेश ने, तीनों ने रिकमेंड करा था। और आज ये 3830 रुपए ऑलरेडी हो गया। कल रिजल्ट है, रिजल्ट दमदार रहेंगे। तो इस पे तो बाकी जितने एक्सपर्ट्स की भी कॉल आई है उनके साथ मेरी भी कॉल है। बट इसके अलावा दूसरे 2 कॉल में देने जा रहा हूँ। जो पहला स्टॉक रहेगा F&O में जिसमें खरीदारी करनी है अनिल जी, वो है टाटा स्टील का फेब्रुअरी फ्यूचर, जो कि अभी 676-77 के लेवल पे ट्रेड करता है। मेटल स्टॉक्स में वापस से एक तेजी शुरू हुई है और इस कंपनी के नतीजे मंगलवार को यानी कि 9 तारीख को आने वाले हैं। जिस तरह से बाकी स्टील स्टॉक्स, बाकी स्टील कंपनीज के नतीजे दिसंबर क्वार्टर के दमदार आए हैं, मुझे लगता है टाटा स्टील के भी बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज देने वाले होंगे बाजार को। तो इस स्टॉक में इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेगा 700 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 660 रुपए का। 660 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील में माफ कीजिएगा करें खरीदारी। टाटा स्टील के रिजल्ट्स कब आ रहे हैं, एक बार मैं देख लूं। मंडे, सोमवार को रिजल्ट्स है और सोमवार के रिजल्ट्स के लिहाज से आपको करनी है खरीदारी। टाटा स्टील सोमवार को नहीं है ना, टाटा स्टील मंगलवार को, 9 तारीख मंगलवार। ठीक है, तो सेठी साहब पहला तो हो गया आपका टाटा स्टील। दूसरा सर? दूसरा अनिल जी, मैंने ये डिवीज लैब के सामने एक सब्स्टिट्यूट नया आइडेंटिफाई करा है। फार्मा स्टॉक है टोरेंट फार्मा, जिसका अभी भाव चल रहा है 2715 रुपए का, फेब्रुअरी फ्यूचर्स का। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। ये भी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसके सोमवार को नतीजे आएंगे। डिवीज के तो कल आ जाएंगे, इसके आएंगे सोमवार को। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी ये जो 2700, 15, 16 के लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 2800 रुपए के मेरे टारगेट है, 2670 का या 2680 का स्टॉप लॉस रखे। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बहुत ही सॉलिड इसका परफॉर्मेंस रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 21%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% का, 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। मुझे लगता है ऑल इन ऑल सब कुछ है इस स्टॉक में भी। और इस स्टॉक को रिजल्ट के पहले खरीदारी करने की सलाह है विद टारगेट ऑफ 2800 रुपया बाई मोस्ट लाइकली मंडे।
चलिए, तो ये है आपके लिए 2800 तक के टारगेट सोमवार तक के लिए। टोरेंट फार्मा के भी रिजल्ट्स आएंगे सोमवार को ही, इस पर नजर रखिए। टाटा स्टील के आएंगे मंगलवार को, T4 टोरेंट, T4 टिस्को, टाटा स्टील। ये सेठी साहब की तरफ से रहा है। और डिवीज की जगह, मतलब डिवीज भी आपको पसंद है अभी भी सेठी साहब? अरे बिल्कुल अनिल जी, मैं तो डिवीज भी देने जा रहा था, लेकिन मेरे पहले आशु जी, फिर कुणाल जी, राकेश जी, सिद्धार्थ जी, तो स्टॉक ऑलरेडी 50-60 रुपया चल गया है। मुझे तो 3750 में, एक्चुअली मेरा नंबर तो 2:30 बजे ही लगता है ना फिक्स टाइम पे, इससे पहले तो आता नहीं हूँ मैं अनिल जी। नहीं, आप जब चाहे आ सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। आपको जब लगे फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करके बिल्कुल। लेकिन फिलहाल आपने डिवीज तो लगातार काफी लंबे समय से, आप तो क्या कहते हैं, सदाबहार बुल है डिवीज पर, ये हम जानते हैं। एनिवर्सरी मनाई अनिल जी, बजट वाले दिन एनिवर्सरी। एब्सोल्युटली एनिवर्सरी मनाई थी वापस। आप ये गट्स की बात है। मेरे ख्याल से पिछले बजट में 1600 था, राइट? करेक्ट 1600 पे रिकमेंड करना और फिर 3400 पे रिकमेंड करना, मतलब मजबूत कलेजा चाहिए ऐसा। तो और वहाँ से भी कि और मजबूत बनेगा। देखिए मेरे ख्याल से 3350 के आसपास था, वहाँ से 500 रुपये के नॉन स्टॉप तेजी हुई। बजट के दिन मैं, सेठी साहब और विश्वेश जी तीनों ही डीवीज पर बुलिश हुए और अब यहाँ पर अच्छी तेजी होती दिख रही है। स्टॉक्स जिस तरह के हैं ना, उनमें आप पकड़ के बैठे रहेंगे तो पैसा ज़्यादा बनेगा। तो जो आशु सर कहते हैं ना कि थोड़ा लो, डिलीवरी में कन्वर्ट कर लो, शांति से बैठो, तो आपके टारगेट बड़े आएंगे। बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, फार्मा की बात चल रही है, फार्मा स्टॉक ही रडार पे है। एक तो जस्ट रिमाइंडर कि एक सुबह जो हमने डॉक्टर रेड्डी दिया था, डॉक्टर रेड्डी एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिखा रहा है और जो पहला टारगेट है वो अचीव हो चुका है। 3% के ऊपर स्टॉक का मूव देखने को मिल रहा है और अभी दूसरे टारगेट की तरफ जा रहा है। तो ये तो सिर्फ अपडेट था डॉक्टर रेड्डी का। और अब जो स्टॉक अभी नया रडार पे आया है वो भी फार्मा स्पेस का ही है और वो है औरो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा के अंदर अब मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। 940-941 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो अगले हफ्ते फार्मा स्टॉक्स में ऐसा लगता है कि एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें औरो फार्मा भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो औरो फार्मा के अंदर यहां से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर नीचे में सपोर्ट जो दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो 910-920 के आसपास है। तो 910 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट बनेंगे 980 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के। औरोबिंदो फार्मा इस बार 1000 रुपए का लेवल भी ब्रेक कर सकता है, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा औरोबिंदो फार्मा के अंदर। बिल्कुल, औरो फार्मा को करके चलें खरीदारी। इनफैक्ट ये भी एक स्टॉक है सर जिसके बारे में पोस्ट बजट आपसे चर्चा हुई थी। आपने 4 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे थे और इस समय अगर आप देखें पिछले 10 मिनट में वायदा कारोबार में सबसे ज्यादा एक्शन जो आ रहा है वो फार्मा स्पेस में है। औरो, डिवीज, सिप्ला, रेड्डी डॉक्टर, टॉप 4 लास्ट 5 मिनट्स। बिल्कुल। और डॉक्टर सिप्ला पर डिवीज पर आज के हमारे सारे टारगेट हासिल हुए। आज सुबह जो 3700-3705 रुपए में मैंने खरीदारी की राय दी थी, 3750, 3800, 3850 तीसरा टारगेट भी, यानी कि आज सुबह की रिकमेंडेशन प्राइस से 150 रुपए बढ़ चुका है। 3800 रुपए 48 पैसे, 3848 का हाई बनाया है। ऑलमोस्ट 3850 जो फाइनल टारगेट था वहां तक डिवीज पहुंच चुका है। तो एंजॉय योर लाइफ, टारगेट हिट, एंजॉय योर लाइफ। फार्मा में क्रांति। हाँ, फार्मा में क्रांति, कुणाल जी की जय हो। बिल्कुल बहुत ही तगड़ी क्रांति चल रही है। आज 150 रुपए आज का आज बढ़ गया सुबह से, सबसे बड़ी बात। जबरदस्त एक्शन है। कल आने वाले हैं इसके नतीजे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सर स्ट्रैटेजी भी ले लें? हाँ बिल्कुल, तैयार है तब से ही। बिल्कुल, तो बिल्कुल बजाते हैं अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का। सर ग्लोबल बाजार ठीक ठाक है। कल की तेजी के बाद आज सुबह थोड़ी सुस्ती थी, बट डाउ फ्यूचर्स अगर आप अभी देखें तो 60 पॉइंट्स ऊपर दिख रहे हैं आपको। नास्डैक फ्यूचर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर तेजी दिखा रहे हैं इस समय। यूरोप ठीक ठाक शुरुआत हुई है, कोई ज्यादा रनअवे गैप नहीं है, बट अच्छी तेजी यहां पर भी बन रही है। कल फ्रांस के बाजार सपाट थे, आज वो लीडरशिप ले रहे हैं, बाकी आप ठीक ठाक एक्शन देख रहे हैं। जापान आज 1.5% ऊपर था। हांगकांग में भी हमने 175 पॉइंट्स की तेजी देखी है। तो ग्लोबल की तो ठीक ठाक ही है सर, कोई ज्यादा बड़े नहीं है, बट पॉजिटिव है। क्या करें? दीप, लग नहीं रहा कि 14,900 के नीचे बंद होंगे हम। अच्छा, तो यहाँ से क्लोजिंग के हिसाब से रिस्क 45-50 पॉइंट की है, इससे ज़्यादा नहीं। वर्स्ट केस सिनेरियो 14,895 की कल की क्लोजिंग है, यानी कि यहाँ से 55 पॉइंट नीचे। तो लगभग आप 14,900 के आसपास इसके ऊपर बंद होंगे कम से कम, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि 14,900 के पुट पर 17 लाख शेयर जुड़े हैं आज ही, और टोटल ओपन इंटरेस्ट है 23 लाख शेयरों का। 14,900 के कॉल पे 22 लाख शेयर है, उसमें से 11 लाख आज जुड़े हैं। तो दोनों में पुट और कॉल में ओपन इंटरेस्ट बराबर है। तो उस लेवल के नज़दीक अगर बाजार पहुंचेगा तो थोड़ी बहुत आपको कॉल राइटिंग जो हुई है उसकी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, वहां सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप उसके नीचे नहीं जाएंगे, नहीं तो आज का लो तोड़ेंगे आप, और नहीं आप 14,900 के नीचे बंद होंगे, कम से कम अभी तक ये दिख रहा है डेटा में। रिस्क एक ही है कि आज थोड़ी वॉलेटिलिटी दिखी है मार्केट में,
दिन के दौरान, तो उस लिहाज से आखिरी 1 घंटे में वोलेटाइल हो जाए तो कह नहीं सकते, बट डेटा ये कह रहा है कि 14,900 के नीचे बंद नहीं होंगे। एक बार अगर डिप आ भी जाए तब भी आप 14,960-65 का जो लो बनाया वापस वहां से 14,865 का जो लो बनाया वहां से वापस 14,900 के आसपास आ जाएंगे। बंद हरे निशान में होने चाहिए, इसकी संभावना पूरी दिख रही है। ये तो हुई नीचे की तरफ। ऊपर आप 15,000 को पार नहीं कर पाएंगे, ये भी निश्चित रहिए, इसके ऊपर बंद नहीं होंगे। तो क्लोजिंग के लिए आपके पास 100 पॉइंट की रेंज है, 14,900, 15,000 और उसके बीचों बीच में। तो निफ्टी पर फ्रेश ट्रेड खरीदारी या बिकवाली का यहाँ पर नहीं बनता है। किसी एक रेंज पर आने दे, 15,000 के आसपास आए तो थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लें, वो भी 3 बजे के पहले। 3 बजे के बाद 15,000 पार करें तो फिर प्रॉफिट बुक ना करें, फिर तो और ऐड करें सोमवार के लिए। कल जो आपने हाँ, फिर तो और ऐड करें। 3:05 के पहले 15,000 निकल गया तो भाई साहब फिर आगे लगेगी। और क्यों लगेगी वो भी बताता हूँ। 15,000 की कॉल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वीकली भी और मंथली भी है। अच्छा, दोनों मिलाकर हैं। तो 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हो गया कॉल्स में 15,000 के ऊपर, दोनों मिलाकर। तो अगर 3:05 के पहले आप 15,000 के ऊपर टिक जाते हैं या आज का हाई क्रॉस कर देते हैं तो फिर आप 15,075 से लेकर 15,125 हो सकता है आज ही, सुनिएगा ध्यान से, आज ही हो सकता है आज ही, नहीं तो सोमवार पक्का ये डेट लेवल आगे आपका निकल बड़े लेवल से। हाँ, बड़े लेवल से। तो क्या कर रहे हैं, डेटा भी वैसे हैं बड़े लेवल से, लेकिन 3 बजे के पहले ये होना चाहिए, 3:05 के पहले। ठीक है, ये क्लियर कट है। और ये हो गया एक आपके लिए बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी 36,000 हल्की रुकावट का लेवल है। आप 36,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। दी प्रॉब्लम है कि बैंक निफ्टी में अभी भी डेटा ज़्यादा नहीं है। 35,500 पे हल्का सपोर्ट, 5 लाख शेयर, 35,000 पे 8 लाख शेयर। तो मेरे पास ज़्यादा डेटा है नहीं कि उसके दम पर मैं आपको कुछ ज़्यादा बोल पाऊँ। तो सीधी बात ये कि मेरे लिए बैंक निफ्टी पर इमीडिएटली जो सपोर्ट निकल कर आता है वो 35,350, 35,400 पर आता है। इससे पहले मेरे पास कोई ढंग का सपोर्ट है नहीं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर बैंक निफ्टी मुझे नीचे में 35,350, 35,500 की रेंज में मिले तो वहाँ खरीदना चाहिए, और ऊपर में 36,000 के आसपास यहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये 500 पॉइंट की रेंज अंदाज से दे रहा हूं, 36,000 के ऊपर, नीचे में 35,500 और 35,350 इस रेंज में खरीदना अगर आए तो। बैंक निफ्टी में वो ताकत कम दिख रही है आज जी। भले आपको 1% मजबूत दिख रहा है, लेकिन ताकत क्यों कम दिख रही है वो बताता हूं। आप दोनों चार्ट एक साथ लाइए एक स्क्रीन पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का लाइए एक बार, आपको अंदाजा लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अगर दोनों चार्ट दोनों एक स्क्रीन पे चाहिए, निफ्टी और बैंक की। अब आप देखिए निफ्टी का चार्ट राइट साइड में, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर। बैंक निफ्टी में फिसल पट्टी जैसा है। करेक्ट। बैंक निफ्टी में इसका मतलब है माफ कीजिएगा, थोड़ी सप्लाई हर लेवल पे, एग्रेसिव सेलिंग नहीं है। और चूंकि बड़े गैप से खुले हम, इसलिए लग नहीं रहा कि बिकवाली। क्योंकि अगर आप नीचे से देखोगे अभी भी आपको 400 पॉइंट ऊपर दिखेगा, लेकिन वो ताकत बैंक निफ्टी में नहीं। निफ्टी बार बार ऊपर उठकर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी वो कोशिश नहीं कर रहा। वहाँ ठीक है, आ गया ना, बैठ गए, वहाँ ठीक है, थोड़ा वो नीचे आ गया ना, वैसा है। इसलिए बैंक निफ्टी में वो ताकत नहीं। तो बैंक निफ्टी आपको जो खरीदना है वो 35,350, 35,400 के आसपास ही खरीदना चाहिए, उससे पहले नहीं खरीदना चाहिए। ये क्लियर कट मुझे डेटा में दिख रहा है, 35,350, 35,400 क्लियर है। एक बार सप्लाई ऑब्जॉर्व हो जाए फिर आप, हाँ, वहां से लेना बनता है, और 36,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग। अंडरस्टूड सर, ठीक है। तो ये है आपके लिए पूरा मार्केट का विश्लेषण। अच्छा एक्शन है, पर निफ्टी ज्यादा आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आइए, एक कॉल तैयार है विश्वेश जी की तरफ से, तो बिगुल बजाते हैं विश्वेश जी के लिए। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, टायर स्टॉक्स में पिछले दिनों में कुछ अच्छा मूव दिखा गया, पोलो चल गया, MRFC हमारा बाय था वो भी चल गया। अब मुझे लग रहा है कि कल के सत्र में बालकृष्ण इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, और आज फॉर सम रीजन 2.5% का हम एक पुल बैक देख रहे हैं। मेरे हिसाब से 1800 की कॉल में अभी भी 2 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, और जिस हिसाब से बालकृष्ण इंडस्ट्री नीचे के लेवल से पुल बैक आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बाय जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री समवेयर अराउंड 1790 चल रहा है। मुझे लगता है 17,160 मतलब 30 रुपए के स्टॉप लॉस अगर इसको खरीदे तो 1840 और 1900 मतलब यहाँ से 110 रुपए के टारगेट के लिए आप बालकृष्ण इंडस्ट्री बाय कर सकते हो। मुझे लगता है ओवरऑल स्पेस में ये स्टॉक नहीं चला है, अंडर परफॉर्मर, तो इसको कैचअप रैली करना है। एंड अपेरेंटली थोड़े दिन पहले बहुत बड़ी एक रेंज का ब्रेकआउट दिया था विद गुड वॉल्यूम, तो मुझे लगता है थोड़े पुल बैक इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, और कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट अगर सबड्यूड रहता है तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म फिर भी कर सकता है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री खरीदने की राय है करंट लेवल पे 1760 के स्टॉप लॉस के साथ 1840 और 1900 के टारगेट के।
ओके तो इस बीच ये है आपके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय। 1760 का लगाएगा स्टॉप लॉस, 1840 और 1900 रुपए के टारगेट के लिए आपको करनी खरीदारी। इस बीच इस बार चूंकि सरकार ने अपना बड़ा बोरोइंग प्रोग्राम रखा है 12 लाख करोड़ रुपए का, 12 लाख करोड़ ही है ना, 12 लाख करोड़ सर। तो हर हफ्ते जरूरत पड़ने पर आरबीआई 20,000 करोड़ रुपए का OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि खुले बाजार से आरबीआई पैसा रेज कर सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेंगे, पैसा लेंगे और वो पैसा सरकार को देंगे, सरकार अपना काम चलाएगी। ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई करती है समय समय पर। अब जब आरबीआई का मन करे दो वक्त करती है, या तो जब सरकार को पैसे की जरूरत है तब आरबीआई आती है, सरकार के भाई पैसे चाहिए तो आरबीआई आएगा मार्केट में, जिनके पास पैसे हैं बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, फंड्स, अगर उनको बोले भाई हम खरीद रहे हैं बॉन्ड्स, हम गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बेच रहे हैं, आप खरीदो पैसा लो, तो वो इंटरेस्ट रेट जो भी फिक्स करते हैं वो आ जाता है। एक तो वो तरीका जब जरूरत पड़ने पर। दूसरा तरीका ये है कि एक प्रोग्राम बना लिया फिक्स, जैसा आज गवर्नर साहब कह रहे थे, आपको ध्यान है कि 12 लाख करोड़ हमको चाहिए, लेकिन हम ऐसे झटके में आके कभी भी नहीं लेंगे जिससे कि मार्केट हिल जाए, हम एकदम प्रॉपर तरीके से प्लान करके लेंगे। तो ये प्रॉपर प्लानिंग आ रही कि हर हफ्ते जरूरत पड़ने पर 20,000 करोड़ का OMO किया जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये कभी भी है ना, बड़े बड़े ऐसे शब्द आए 20,000 करोड़ OMO, तो आप घबराओ मत, डरिए मत, ये सब चीजें समझ में आती है। अगर किसी दूसरे इंसान को आती है तो आपको भी आ सकती है ऐसा नहीं कि हमको नहीं आ सकती। कई बार लोगों को लगता है 20,000 करोड़ में कितने जीरो लगते होंगे, हम कहाँ गिनते बैठे हैं, वैसा नहीं। आप आराम से समझिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत सर्जरी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा चीज़ है, आरबीआई आएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा, पैसा मिलेगा, सरकार को देगा, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेंगी, वो इन्वेस्ट करेंगी। जितना ज़्यादा सरकार पैसा जुटाएगी, जितना ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट में बेचेगी, उतना ब्याज दरें बढ़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो पैसा ज़्यादा चाहिए उन्हें। ये है इस वक्त आरबीआई की तरफ से खबर। और जो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में झटका लगा था, उसका रीजन आप ये भी मान सकते हो कि हर हफ्ते 20-20 हज़ार करोड़ अगर सरकार लेगी, सिस्टम से लिक्विडिटी निकालेगी, तो इसका मतलब ये कि थोड़ा सा ब्याज दर सकती है। वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, शायद उस वजह से बैंक निफ्टी, या हो सकता है मेरी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी की वजह से आओ, मैं भी क्यों क्रेडिट क्यों ले सेकंड वाला तो ठीक है, लेकिन स्टेबल है, कोई दिक्कत। सर इसमें एक बात है, आज मतलब ये तो खैर आरबीआई की तरफ से बयान आ रहा है, पर आज सुबह जब हम बात कर रहे थे आरबीआई पॉलिसी से क्या एक्सपेक्टेशन, तो आपने 3 बातें जो कही थी ऑलमोस्ट सिमिलर बेसिस पे गवर्नर साहब का स्पीच भी उसी ऑर्डर में आया, उन 3 बातों को उन्होंने हाईलाइट करा, और जो आपने प्रेडिक्शन करी थी मॉर्निंग में कि इन बेसिस पर आप पॉलिसी देख सकते हैं, लगभग वैसे ही होते हुए। एक बार देख लेते हैं कि आज सुबह क्या चर्चा हुई थी आरबीआई पॉलिसी पर। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का बजट वित्त मंत्री ने पेश किया, उसके बाद डेफिनेटली शक्तिकांता दास साहब निर्मला सीतारमण जी के साथ सिंक पर होंगे। ग्रोथ फोकस क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए और होगी ऐसा मेरा समझना है। Going forward, the Indian economy is poised to move in only one direction, and that is upwards. तो आरबीआई गवर्नर की तरफ से आई है ये शक्तिशाली पॉलिसी। जी हां, बेहद दमदार कमेंट्री और ग्रोथ पर पूरा फोकस, ठीक उसी तरह से जैसे बजट का फोकस था ग्रोथ पर, वही शब्द, वही भाषा और वही हाव भाव आरबीआई गवर्नर के। को की फैक्टर्स बताए थे आरबीआई पॉलिसी में आ सकते हैं, लगभग वैसी ही पॉलिसी आती हुई दिखी आज सुबह जो हमने चर्चा करी थी। आइए कुछ कॉल्स तैयार है। बैंक निफ्टी थोड़ा मोमेंटम लूज करते हुए दिख रहा है, पर बहुत सारे ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए बन रहे हैं। बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। देखिए दीप, मैंने आज एक डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी की है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, बेसिकली जिंदाल स्टील के ऊपर। चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि 300 का कॉल ऑप्शन लेके चलना चाहिए जिंदाल स्टील पे, जो कि 16 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक वाला है, 12 रुपए 50 पैसे, पर टारगेट्स अगले 10 दिनों के टारगेट्स अगर मानते हैं तो 30 रुपए के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। तो 27 से 30 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए जिंदाल स्टील में। ओके, जिंदाल स्टील पर यहाँ पर खरीदारी करने की राय है किरण जी की तरफ से कॉल ऑप्शन के जरिए, और ये कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 12.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 27 रुपए पहला टारगेट और 30 रुपए दूसरा टारगेट है किरण जी की राय में। किरण जी, कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस? 300 वाले ही ना?
बिल्कुल 300 का स्ट्राइक प्राइस, 300 के स्ट्राइक प्राइस वाला लेना है 16 रुपए में। आइए, नितिन जी भी तैयार है हमारे साथ निशाना लगाने के लिए निफ्टी पर। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताइए नितिन जी। जी ये केवल इंट्राडे के लिए होगी, नेक्स्ट 45 मिनट्स के लिए, और हम 14,900 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 150 में मिल रही है मुझे, 148 149 ऐसे चल रही है, 14,900 की पुट ऑप्शन। और इसका स्टॉप लॉस हम छोटा सा रखेंगे 125 रुपए का, यानी 125, 20 रुपए का केवल मैं रिस्क ले रहा हूँ, और जो भी क्लोजिंग में भाव होगा वो हम काट लेंगे। या एक वैसे टारगेट हमें 175 180 का रख के चल रहे हैं आज की क्लोजिंग के लिए, बट क्लोजिंग में इसको काट के जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है। बट ये है कि 125 का स्टॉप लॉस रख के 148 के आसपास अभी है ये पुट ऑप्शन खरीदेंगे 14,900 की। ओके, तो 14,900 का पुट खरीदना है। थोड़ा बाजार मोमेंटम लूज कर रहा है, इसलिए नितिन जी की तरफ से आ रही है, और आज के लिए है बस आने वाले 45 मिनट के लिए क्लोजिंग तक इसे काट लेना है। लेवल्स आपके सामने है 175 180 का होगा। डेटा कुछ कमजोर दिख रहे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी पे नितिन जी? जी थोड़ी सी थकावट या प्रॉफिट बुकिंग सी दिख रही है, और फ्राइडे भी है, तो ऊपर से बैंक निफ्टी देखा जाए तो करीब 800-900 पॉइंट टॉप से गिरी है, तो ऊपर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि नेक्स्ट 45 मिनट में वो सेम मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, तो मैं जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी सोच रहा हूँ, इसलिए आज के दिन में इंट्राडे के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिस्क केवल 20 रुपए का है और आने को 30 से 35 रुपए है, तो एक जस्ट स्मॉल ट्रेड है इंट्राडे के लिए। ओके, इंट्राडे के लिए छोटा सा ट्रेड, निफ्टी का पुट खरीदने की राय इस वक्त नितिन जी की तरफ से आ रही है। लेकिन जो भी हो आज का आज ही है भाई, हाँ आज के बाद कुछ नहीं। अरे सुमित जी, आपके लिए एक कंपनी के रिजल्ट आए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ रिजल्ट आप ही के लिए है, गौर से सुनिएगा। और पहले मैं कंपनी का नाम बता ही देता हूं, चलो फिर नहीं तो आपको सस्पेंस, आप तो देख ही लोगे टीवी पे। जमुना ऑटो 10 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 30 करोड़, ओहो 3 गुना। और उसके बाद आय 228 करोड़ से बढ़कर 343 करोड़। मतलब पिछले एक क्वार्टर में जितनी परफॉर्मेंस कंपनी की आई नहीं आई, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस सुमित जी के आगे स्टॉक को रिकमेंड कर करके कई बार लगातार। आज फिर से देखिए सुमित जी, नंबर्स आए बड़े दमदार, बताइए जरा चार्ट्स। बिल्कुल अनिल जी, एकदम सही कहा आपने। स्टॉक बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखा रहा है, और अभी वापस से आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 70 रुपए 71 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ये स्टॉक बहुत लोअर लेवल से रिकमेंड कर रहे हैं अनिल जी, 40 रुपए के लेवल से। अभी स्टॉक के अंदर यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। चार्ट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट है, और एक अच्छा खासा अपसाइड मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। ऊपर में जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो है 78 रुपए से लेके 80 रुपए तक के, 78 से 80 रुपीज तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशंस होल्ड करें, और फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस नीचे में 68 रुपए का लगाएंगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए जमुना ऑटो, सुमित जी का पसंदीदा शेयर, और इस पर आए हैं दमदार नतीजे। आइए एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरे रडार पर लुपिन आया है 1078 के करंट भाव से। मुझे लगता है ये 25 से 30 रुपए की अप मूव दे सकता है, इवन 40 रुपए तक की मूव एक्सटेंड हो सकती है। 1068 का स्टॉप लॉस आपका रिस्क 10 रुपए होगा। ऑन द अपसाइड टारगेट होगा 1115 1120, और टाइम फ्रेम मंडे तक। ओके, तो बीटीएसटी कॉल की तरफ से आप ले सकते हैं इसको। 1115 1120 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें लुपिन पर। ये है वागले साहब की तरफ से राय। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर हमारी नजर है, नतीजे आने वाले हैं ढेर सारे, हमारी टीम भी हमारे साथ तैयार है। एक बार पहले एनएमडीसी के नतीजे जान लेते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं, एनएमडीसी क्या है एक्सपेक्टेशंस? दीपांशु, नतीजे बढ़िया देखने को मिलेंगे। दरअसल तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो कंपनी ने कीमतें जो है लगभग 1500 रुपए प्रति टन के आसपास बढ़ाई हैं, जिसके चलते एबिटा प्रति टन और रियलाइजेशन दोनों में काफ़ी बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। बढ़िया बात यह भी है कि स्टील कंपनी से जो मांग है उसमें एक लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इनकी जो टॉप लाइन है यहाँ पर 52% की तेज़ी देखने को मिलेगी। कामकाजी मुनाफा 81% बढ़ेगा, और मार्जिन में भी अगर आप देखें तो 10% के आसपास का उछाल रहेगा, 53% से बढ़कर 63%। हर पैमाने पर अगर आप देखें तो नतीजे बेहद बढ़िया देखने को मिलेंगे। हालांकि आगे कीमतें कंपनी बढ़ाएंगी कि नहीं बढ़ाएंगी, इसके ऊपर मैनेजमेंट का क्या आउटलुक रहता है, इसके ऊपर नज़र रखनी है। नतीजे बढ़िया आएंगे। ओके, तो नतीजे आने वाले हैं बढ़िया। एनएमडीसी यहाँ पर आप रखें नज़र रखनी है। कुछ और नतीजों पर भी, ब्रिटानिया
इसके आने वाले हैं नतीजे और वरुण हमारे साथ हैं बताने के लिए किस तरह के रह सकते हैं ब्रिटानिया के नतीजे। बताएं वरुण। देखिए जी, साल दर साल तो नतीजे अच्छे रहेंगे क्योंकि घर पे बैठ के लोगों ने बिस्किट्स बहुत खाई है। हालांकि जैसे जैसे अनलॉक हुआ है वैसे वैसे लोगों ने बिस्किट खाना थोड़ा कम किया है। इसके लिए क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा ठंडे नतीजे तो सही है। कैसे पता चला आपको? मैंने भी खाई है इसके लिए। और समय क्या ज़्यादा चॉइस तो है नहीं आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ब्रिटानिया मैरी नहीं तो टाइगर खा लो, और क्या, इससे ज़्यादा क्या, खा लो, कुछ तो खा लो, गुड खा लो, बराबर, ठीक बात। तो भर भर के लोगों ने खरीदी। ओके, तो रिजल्ट में दिखेगा वो। हाँ, वो साल दर साल तो अभी भी दिखे, लेकिन अनिल जी क्वार्टर थोड़ा कम हो गया। वो अनलॉक हुआ तो लोग बाहर जाना शुरू हो गया लोगों का, तो बिस्किट कम हो गई, पिज्जा पे ज़्यादा चले गए लोग। ओके, तो उसके चलते कहीं ना कहीं फिर भी वॉल्यूम ग्रोथ जो है करीब 7% के आसपास रहने का अनुमान है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 3% के आसपास थी और इसी के चलते रेवेन्यूज 9% बढ़ेंगे, 3260 पे आएंगे। मार्जिन्स कंपनी के बढ़ सकते हैं क्योंकि कुछ क्वार्टर्स पहले कंपनी ने प्राइस हाइक किया था, तो साल दर साल वो इम्पैक्ट अभी भी होगा। 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी जो की गई थी उसके चलते मार्जिन 16.8% से बढ़ के 18.4% पे आएंगे। मुनाफा 19% बढ़ेगा, 440 करोड़ के आसपास आ सकता है। ओके, तो ब्रिटानिया 440 करोड़ का मुनाफा आ सकता है। अच्छी बढ़त आपको मुनाफा इस बार दिखाते हुए दिखेगा। ब्रिटानिया पर एक बार राय भी ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, तो देख लेते हैं कि चार्ट पर क्या व्यू बन रहा है। किरण जी, ब्रिटानिया पर कोई व्यू सर? ब्रिटानिया में ऐसा कोई स्पेसिफिक व्यू नहीं है क्योंकि चार्ट पैटर्न एकदम सुस्त देखने को मिल रहा है। एक 3500 में बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऑन द हायर 3660, 3700 ये एक रेजिस्टेंस सप्लाई जोन है और फॉलिंग ट्रेंड लाइन की वैल्यू भी आती है। तो मेरा मानना है कि इसके आर या पार जाता है तो ही एक फ्रेश व्यू लिया जा सकता है। अभी के लिए अवॉइड लिस्ट में रहेगा। फिलहाल अवॉइड लिस्ट में है, पर नजर रखिए इस काउंटर पर किस तरह का एक्शन दिखा सकता है। एक्शन आ रहा है अनिल जी की तरफ से एक स्टॉक में, बिगुल कल के 2000। जी सर, खरीदारी करने की राय है दीप, और खरीदना है। हमारे तो स्टॉक फेवरेट वही है, ज्यादा और कुछ बदलाव है नहीं। भेल खरीदना है। 42 रुपए 50 पैसे, 42 रुपए 75 पैसे फ्यूचर्स का ये दाम है। इस दाम पर भेल में खरीदारी करने की राय है और आपको स्टॉप लॉस लगाना है अभी 40 रुपए का। 44 आने के बाद आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। आज के लो का वो है 41 रुपए और 50 पैसे के आसपास का। एक बार 44 जब टच करेगा तब 44 आज का टारगेट है। 46 और 48 सोमवार मंगलवार तक के टारगेट हैं। कल आएंगे इसके नतीजे, और नतीजे अनुमान कोई लेके आया भेल के? सर बनाया हुआ है। अच्छा, बनाया। बहुत ज्यादा स्विंग है, मतलब वो कुछ तो बड़ा लॉस दिखा रहे हैं और कुछ अच्छी गेंस। हाँ, मतलब कैसे आएंगे पता नहीं। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, अभी आपको भेल खरीदना है। रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो बहुत ही बढ़िया, और रिजल्ट्स खराब आ गए गलती से क्योंकि स्विंग बहुत ज्यादा, तो और खरीदना है। अच्छा, हाँ, सिंपल है, खरीदना है। हाँ, खरीदना है। तो अगर अच्छे आ गए तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए मेरा मिस हो गया, और खराब आ गए समझो 5-10% गिर गया तो और ऐड कर लेना है। तो ये आपको स्टॉक 2021 के लिए रखना है पोर्टफोलियो। ये मतलब ये कई सारे स्टॉक ऐसे ना जिनको 2020 में लोगों ने राइट ऑफ कर दिया, कैसे एकदम से बढ़ गई। 2021 के राइट ऑफ वाले स्टॉक है, कोई LNT, कोई ITC, कोई भेल, ये हमारे फेवरेट स्टॉक है जो इस साल चलेंगे। तो और आपको याद भी होगा अभी बजट के दिन भी वित्त मंत्री जी ने एक ही स्टॉक का नाम लिया बजट में कि भेल में जिस तरह के एसेट्स हैं, एसेट मोनेटाइजेशन। अरे कहानी बड़ी है, लंबी है, कब अनफोल्ड होगी ये मुझे नहीं पता। किस दिन ये बढ़ते बढ़ते 60-70 हो जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन होगा ये पता है। और उस बीच में हो सकता है कभी 35 भी आ जाए, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। मार्केट के साथ सब घटते बढ़ते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट के व्यू से भी रखना है। और अब अगर आप रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स हैं तो ट्रेडिंग के लिहाज से, चूंकि कल रिजल्ट आने वाले, दोनों पे हम बुलिश हैं, डीवीज और भेल। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस 40 का है आपका। बाद में 44 पार करने के बाद आपको स्टॉप लॉस 41 रुपये 50 पैसे पर कर लेना है। 44, 46, 48 3 टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए भेल पर राय। इस बीच सर एक और स्टॉक पर फोकस है जहाँ पर आपने खरीदारी की राय दी थी कल, और आज सुबह हमने देखा ओपनिंग में अच्छे टारगेट्स भी आ गए, उसके बाद भी एक्शन में रहा PNB, पंजाब नेशनल 42, 44, 46। हाँ, तो आज सुबह 43 का लेवल इसने टच किया। उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली जो हमने बैंक निफ्टी में देखी हुई, पर पहला टारगेट इस पर आज सुबह आते हुए दिखा। हमारे साथ देवांशी तैयार हैं बताने के लिए कि PNB के नतीजे जो आज आने वाले हैं वो किस तरह के रह सकते हैं। देवांशी बताइए PNB।
बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए नंबर्स खराब नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत अच्छे भी आने की उम्मीद नहीं लगाई जा रही है। इस बार जो अच्छी बात होगी वो ये होगी कि प्रोविजंस यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर कम होते हुए देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सालाना आधार पर नंबर्स कंपेरेबल नहीं होंगे, क्योंकि एमालगमेशन होता हुआ दिखा था और ये 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव होता हुआ दिखा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आपको नंबर्स देखने हैं तो इस पर आप नजर रखिए। जो ब्याज से आया है वो हल्की सी कम होती हुई दिखेगी। 8,400 के करीब पिछले तिमाही में जो इनकी ब्याज से आई थी वो आती हुई दिखी थी, वहां से घटकर 7,560 करोड़ पे आती हुई दिखेगी। और साथ ही जो मुनाफा है वो भी 625 करोड़ से घटेंगे और 450 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो मुनाफा और ब्याज से आय दोनों कम होने का ही अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन जो प्रोविजंस है वो कम होंगे। करीब 5,050 करोड़ के प्रोविजंस थे, वहां से घटकर 4,500 करोड़ के जो प्रोविजंस हैं वो आते हुए दिख सकते हैं और 4,000 करोड़ के भी प्रोविजंस आने की उम्मीद है। तो प्रोविजंस कम होंगे। एसेट क्वालिटी पर थोड़ा सा दबाव बनेगा। माना जा रहा है कि स्लिपेजेस इस बार बढ़ सकते हैं, नए एनपीएस बढ़ेंगे। जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो 13.5% के आसपास है, वहां से बढ़कर 14% रह सकते हैं और नेट एनपीएस 4.75 से बढ़कर 5.15% के आसपास रहने का अनुमान है। तो देखना होगा कि नए स्लिपेजेस कितने आते हैं और रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स कितने आते हैं। बिल्कुल, तो देखना होगा कि नए स्लिपेजेस कैसे होंगे, रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स कैसे होंगे। बट एसबीआई एज एनी इंडिकेशन, शायद यहाँ पर भी शायद एक पॉजिटिव सरप्राइज आते हुए दिख सकता है। वो है एक होप जो बाजार ने बिल्ड इन करी हुई है पीएनबी के लिए। पीएनबी, हमारे एक्सपर्ट से भी इस पर राय ले लेते हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा कि दमदार कॉल्स पीएनबी पर आते हुए देखे थे। सुमित जी, पीएसयू बैंक्स आपको भी पसंद है, कल अनिल जी के साथ साथ आपने भी यहाँ पर कॉल दिया था। लेवल्स बताएं सर। आज सुबह अच्छी तेजी के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली है, आपका भी पहला टारगेट हिट किया, अब क्या व्यू होना चाहिए पीएनबी पर? बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ज्यादा पसंद है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हमें और बहुत लोअर लेवल से कंटिन्यूसली सब स्टॉक में रिकमेंडेशन है। कल पीएनबी बिल्कुल दिया था और उसका टारगेट हिट हुआ है। अब ये जो आज का हाई है, ये निकलने के बाद इसके अंदर रैली और देखने को मिलेगी। आज का हाई 42.75 रुपए स्पॉट लेवल है। ये लेवल निकलता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 45 रुपए से लेके 48 रुपए तक के लेवल पीएनबी में देखने को मिलेंगे। अभी नीचे में जो इसका सपोर्ट है 38 रुपए और 40 रुपए के आसपास है, तो ये लेवल्स को ध्यान में रखना है। और 42.75 के बाद क्लोजिंग मिलती है तो 45 से 48 तक का मूव फिर पीएनबी में देखने को मिलेगा। ओके, और इस बीच एक्रिसिल एक और कंपनी जिसके शानदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। जैन साहब का जेम्स वाला शेयर, मुनाफा 7 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़, गजब, और मार्जिन्स भी बहुत तगड़े आते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक 5% ऊपर है। जैन साहब, बधाई स्वीकार करें एक्रिसिल के नतीजों की, और आपने तो बहुत पहले ही रिकमेंड किया था। 210 रुपए अभी चल रहा है, क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, 60-70 रुपए पे पहली बार, दूसरी बार 100 रुपए पे, क्योंकि जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि किचन वाली कंपनियां, किचन इक्विपमेंट्स और ओवरऑल कंजम्पशन वाली कंपनियां बहुत अच्छा करी। और ये कंपनी यूनिक कंपनी है। मैं इनकी मतलब क्योंकि मैं कंज्यूमर हूं तो मैंने पता किया था, तो मुझे जबरदस्त लगा इनका कैरिसिल ब्रांड जो है। सो मुझे लग रहा है सर्किट पे है 5% और ये, और प्लस कुछ नामचीने इन्वेस्टर, एक बहुत बड़े फंड ने भी बाद में इसमें निवेश किया। तो मुझे लगता है कि आराम से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। अभी भी वैल्यूएशन बहुत सस्ते लगते हैं और ये आराम से मतलब 250 से 300 रुपए तक के लेवल्स भी दिखाएगा। बहुत सस्ता है वैल्यूएशन वाइज, मार्केट कैप वाइज। इस तरीके का नेटवर्क इन्होंने बना रखा है। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक एंड रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट। तो रिजल्ट्स बढ़िया है और नजर रखिए एक्रिसिल पर। जैन साहब का जेम का स्टॉक है, देखिए बढ़िया तेजी स्टॉक लगा रहा है, नतीजों के बाद दमदार एक्शन बन रहा है। आय में अच्छी बढ़त देखी है, बॉटम लाइन में भी ग्रोथ आती हुई आपको दिखी है। पर बीएचईएल, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, नतीजे किस तरह से रह सकते हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं नतीजों में, क्योंकि इस बार बड़े वेरिएशंस दिख रहे हैं अनुमान में। वरुण बताएं कि किस तरह के नतीजे इस बार रह सकते हैं? थोड़ा नहीं दीप, काफी बड़े उतार चढ़ाव आप देखने मिलेंगे, क्योंकि जो नतीजों का अनुमान जिस ब्रोकरेज फर्म ने बनाया उनका यही हाल है। कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं इसके लिए। तो उनका हमने एक एवरेज निकाला है, उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो शायद ये कंपनी इस बार लॉस करने वाली है, करीब 15 करोड़ के आसपास का ये अनुमान लगा के जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए ऑर्डर्स मिलना इस कंपनी को जो शुरू हुए थे वो लेटर हाफ में मिलना शुरू हुए थे। इसके लिए साल दर साल करीब 10% के आसपास की गिरावट, करीब 4,500 करोड़ के आसपास है। और कुछ एक बड़े ऑर्डर थे जिसको मिलने में इस कंपनी को देरी हुई है, तो उसका इंपैक्ट शायद आपको पिछले क्वार्टर में देखने मिलेगा। एक बात याद रखिए, जो कच्चे माल की लागत है वो लगातार बढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आपको शायद इस कंपनी के नतीजों में देखने मिलेगा। जहां मार्जिन थोड़े गिर सकते हैं, 5.8% से गिर के 4.7% पे आएंगे, लेकिन रेवेन्यूज जो है उसमें करीब 1.6% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि एग्जीक्यूशन अच्छा रहेगा और पावर सेक्टर से जो पोजीशन है वो अच्छा रहने वाला है, जिसकी वजह से आय बढ़ेगी। तो ये एवरेज है मतलब अच्छे बुरे सबके, अच्छे बुरे सब मिला के। अच्छा वरुण, आपकी हाइट कितनी है? 5'7". अच्छा, अगर आपको एक नदी पार करनी हो, ठीक है, उसमें एक जगह मतलब गहरा 4 फीट है, एक जगह 2 फीट है,
एक जगह 12 फीट है और एक जगह वापस, तो एवरेज मिलाकर उसकी हाई गहराई आती है 5 फीट। मतलब मैं पार कर लूंगा ऐसे? कैसे करोगे? 12 फीट में क्या होगा? हाँ 12 फीट पे क्या लग जाऊंगा? तो एवरेज निकालने में ये बड़ी रिस्क है। हाँ रिस्क है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि कुछ भी हो सकता है। तो बोले आपने सोचा कि 5 फीट की गहरी है नदी, लेकिन जहाँ 12 फीट वाले में पहुंचे वहाँ क्या होगा? सही है सर। इसमें 12 फीट वाले अगर दिखा दे तो बहुत ही दमदार नतीजे आ रहे हैं, और 5 फीट वाले दिखा दोनों बताओ, मतलब बहुत बढ़िया और बहुत खराब वाले कौन से आ रहे हैं आपके पास अलग से? मोतीलाल के बहुत अच्छे हैं, अच्छा, और फिलिप कैपिटल के बहुत ही खराब है, और फिर बाकी भी ब्रोकरेजेस हैं। वैसे पंजाब नेशनल बैंक में भी जो एस्टिमेशंस थे, एक है 350 करोड़ का मुनाफा, और मोतीलाल का आसपास जो अनुमान है वो करीब 1000 करोड़ के मुनाफे का है। तो मतलब 350,000 तो रेंज जो है वो बहुत, फिर वो तो ठीक है, नतीजे के में तो समझ में आ रहा है, नतीजे के बाद की भी तो हालत देखो आप। वो कल कौन सा देख रहे हैं, जुबिलेंट फूड, एक का टारगेट 1000 और एक का 3000। आप ही लोगों ने बुल वर्सेस बियर किया था, तो एवरेज की रिस्क मैंने कहा पता चला कि हाँ पढ़ के निकले ओके इस नदी की गहराई एवरेज 5 फीट है, मैं तो 6 फीट का हूँ, 5.5 फीट का हूँ, निपट गए। चलिए, तो BHEL भेल यहाँ पर रखनी है नजर। M&M से कुछ और बयान आते हुए दिख रहे हैं, एक बार वहां पर नजर डाल देते हैं। खबरें इस शेयर में आ ही रही हैं। सैंगयोंग अगली तिमाही से नतीजों में शामिल नहीं होगी। ओके, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है। अब सैंगयोंग, इनकी साउथ कोरियन जो सब्सिडरी है, काफ़ी समय से लॉस मेकिंग है, टर्न अराउंड की कोशिश करी, अब फिर कंपनी ने कहा कि इवेंचुअली इसको ये डाइवेस्ट करने वाले हैं, नया बायर ढूंढ रहे हैं। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने कहा है कि थोड़ी देर के लिए इसे सपोर्ट भी किया जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कंपनी ने कहा कि इनका जो डाइवेस्टमेंट प्लान था वो फिलहाल टल गया है, अब आ रहा है कि अगले तिमाही से नतीजों में शामिल नहीं होगी। तो शायद एक इंडिकेशन आ रहा है कि डाइवेस्टमेंट के प्लान चल रहे हैं, आगे जाकर सेटल हो सकता है। फिलहाल टाइमलाइन नहीं है, पर नतीजों में ये शामिल नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा ऐलान आ रहा है M&M की तरफ से। ये इनकी ट्रबल्ड सब्सिडरी है सर काफी समय से, और टर्न अराउंड वैसा नहीं हो पाया जितना पहले एक्सपेक्ट किया था इन्होंने। लेकिन नतीजों में शामिल नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है? उसमें समझना पड़ेगा। या तो नतीजों में शामिल नहीं करने का मतलब एक तो ये होता है कि आप बेच दें इसे, जी, तो नहीं शामिल होगा, और अगर नहीं बेचे तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट M&M पे होता हुआ दिख रहा है। आइए इस पर हम विस्तार से बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बिगुल विश्वेश जी के लिए। बताइए विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, ये सीरीज में मेरा भी जो व्यू है वो आपके साथ कंसिस्टेंट मिल रहा है, और इनफैक्ट बजट के दिन हमने हमारे क्लाइंट को बहुत ह्यूज हैवीली रिकमेंड किया है BHEL। तो मैं बीटा के फ्रंट पे बात करूंगा, फिर मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो इट्स अ वेरी लिक्विड इन ऑप्शंस, 0.5 का पुट कॉल रेशियो है, रिजल्ट इनसाइट है, दिख रहा है, और 45 के कॉल ऑप्शन में राउंड अबाउट अभी मैं डेटा चेक कर रहा हूँ 2 करोड़ 12 लाख शेयर है। टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट अक्रॉस द एक्सपायरी 7 करोड़ 65 लाख वर्सेस 3 करोड़ 94 लाख का पुट हुआ है। आई फील दैट द स्टॉक इज हेडिंग फॉर 55 रुपीज फ्रॉम द करंट लेवल। स्ट्रेटेजी सिंपल है, 45 का कॉल ऑप्शन लेना है, ₹2.80, ₹2.50 तक पे कोई लिए, ₹2 तक कोई मिले तो लेना है। मुझे लगता है ये एक्सपायरी में BHEL 55 और शायद 60 के भी लेवल दिखा सकता है। पिछली almost 10 महीने से स्टॉक was not able to cross 45, and that is the reason it is a huge resistance. Irrespective of what the result come, मुझे लग रहा है स्टॉक is heading for 60-66 level. So this is a must long trade, and generally मैं मर्ज नहीं करता हूँ ट्रेड रिकमेंडेशन और क्लाइंट्स एंड मेरा, बट यहाँ पे हाई कन्विक्शन है और रिस्क जो है वो डिफाइन है, आप ऑप्शन लेके चल रहे हो, बट ऑन द अदर हैंड रिवॉर्ड कैन बी मैग्निफिसेंट। तो लास्ट एक्सपायरी में ये बैंग में रहा था, एंड दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन दैट देयर वाज अ ह्यूज पोजीशन बिल्ट अप व्हिच इज क्लियरली विजिबल इन अ ऑप्शन ऑफ 45। तो मुझे लग रहा है BHEL का 45 का कॉल ऑप्शन खरीद के चाहिए, ये एक्सपायरी होल्ड करिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे 7 और 10 रुपए तक के टारगेट वो ऑप्शन के हो सकते हैं, क्योंकि मेरा अंडरलाइन का व्यू है 55 तक का। में करें खरीदारी, और मेरा धन्यवाद भी स्वीकार करें, क्योंकि आपकी वजह से विश्व जी, ईमानदारी से आपकी वजह से मेरा 44 रुपए का पहला टारगेट आ चुका है, और 46 और 48, हाँ 2 टारगेट आगे के हैं। और वैसे भी एक बार किसी ने रिकमेंड किया, उसके बाद किसी दूसरे ने कर दिया, जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। मैं तो बैटन आपको थमा चुका हूँ और अच्छा टारगेट भी हासिल करने के बाद, ऐसा नहीं मैंने बीच में थमाया हो। 44 का टारगेट इंट्राडे वाला वो आ गया, अब आगे भगवान आपका भला करे।
ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। तो 46 और 48, और वैसे तो आपने टारगेट 50-55 के रखे हैं, इस एक्सपायरी के लिए आने चाहिए। ₹1 का स्टॉप लॉस लगाएं, ₹2.5 में आप ये कॉल ऑप्शन खरीदिए 45 वाला, 7 से 10 रुपए के टारगेट के लिए। यह रहा है स्पेशल पिक है, नहीं स्पेशल पिक नहीं, पिक ऑफ द डे कुणाल जी और राकेश जी का, कल का काम आज। बताएं सर। देखिए अनिल जी, इसको स्पेशल पिक ही माने, और अनिल जी इसमें स्पेशल ये है जो भी आपने वरुण को कठिनाई में डाला कि वो नदी में 12 फीट की गहराई आएगी तो कैसे पार करेंगे, तो उसके लिए अनिल जी वरुण का समाधान करा है हमने। हमारी स्टॉक पिक है अनिल जी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हमारी स्पेशल पिक है, टेक्निकली एक ब्रेकआउट है, और वरुण इसके हेलीकॉप्टर में अनिल जी बैठ के नदी को पार कर सकते हैं। ओवर टू कुणाल जी। अरे भाई साहब, नदी पार करने के लिए अब तक नाव की जरूरत पड़ती थी, हेलीकॉप्टर क्यों? बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नाव तक तो ठीक था। मंजिल जी, आपकी कल्पनाओं की उड़ान की तो कोई सीमा ही नहीं है, मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया है। HAL, कुणाल जी बताइए टारगेट। अनिल जी देखिए, बड़ा जबरदस्त चार्ट है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, 1000 का लेवल पार हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुई थी 2 सत्र पहले, तो रनअवे गैप बना हुआ है। तो अनिल जी यहाँ पर 1100 रुपए तक के लेवल्स आपको तुरंत आते हुए नजर आएंगे, बहुत कम वक्त में बाय करके चलें। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 985 985 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 1050 का 1050, और दूसरा टारगेट 1075 1075 का। तो बड़े टारगेट्स हैं HAL में खरीदारी की राय। ओके, HAL में खरीदारी करने की राय 1050 1075 के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये है आपके लिए। तब तक जुबिलेंट लाइफ के नतीजे आ गए, जरा एक बार बता दें। अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। मुनाफा देखिए 158 करोड़ से बढ़कर 219 करोड़ का आते हुए दिखा है। आय में भी हमने इनकी बढ़त देखी है, आय 1518 करोड़ से बढ़कर 1771 करोड़ की आय आती हुई दिखी है, तो अच्छे है। आज इनके डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट है, जो कल एक्स डेट थी, आज रिकॉर्ड डेट है, तो वो एक अलग फैक्टर है, बट नतीजे जुबिलेंट लाइफ के अच्छे आए हैं। कामकाजी मुनाफे में भी देखिए तो 410 करोड़ से बढ़कर लगभग 500 करोड़ तक के आए हैं। मार्जिन स्टेबल रहे हैं, 27% से बढ़कर 27.8%। कुणाल जी जरा जुबिलेंट लाइफ के चार्ट भी देखकर बताएं। नतीजे तो अच्छे दिख रहे हैं, 2% ऊपर भी चार्ट है इस समय। देखिए चार्ट तो बहुत जबरदस्त है दीपांशु, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो हर लिहाज से बहुत ही शानदार चार्ट है। वीकली चार्ट देखें तो वहां पर कप विद हैंडल पैटर्न बना है, तो मेरी राय में जिनके पास भी निवेश है निवेशित रहें। और यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो 900 पर स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक में 950 के लेवल्स आएंगे, और जो थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर इसको लिए बैठे हैं मुझे लगता है होल्ड करें, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखें। स्टॉक को आप 4 डिजिट्स में बहुत जल्द ट्रेड होते हुए देखेंगे। ओके, तो 4 डिजिट्स में जाने की तैयारी में है। इसका डीमर्ज एंटिटी जब भी लिस्ट होगा तो वो भी नजर रखनी पड़ेगी कि कंबाइंड वैल्यू फिर अब इनकी किधर निकल कर आती है। बट जुबिलेंट लाइफ अच्छे नतीजे हैं और उस पर आप स्टॉक पर रिएक्शन भी इस समय आते हुए देख रहे हैं। BHEL मीनवाइल और खरीदारी यहाँ पर हो रही है, तो ये स्टॉक एक्शन और आगे बढ़ाता हुआ। सेल में आज आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में बना हुआ है, यहाँ पर निचले स्तर से अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। कुछ फार्मा शेयर्स भी हैं जहां पर नतीजों का इंतजार है इस समय, और वहां पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि डिवीज लैब आज का सबसे चर्चित शेयर जो रहा है उसके नतीजों का इंतजार है। पर इस बीच मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव आते हुए आपको दिख रहा है। बिल्कुल, बैन से बेनिफिट की भी तैयारी कर ली जाए। जी सर, तैयार है आशीष? बिल्कुल तैयार है। तो आशीष तैयार है, हमारा बिगुल भी तैयार है। बताइए आशीष। अनिल जी, फिलहाल 2 स्टॉक्स बैन में, PNB 90% की मार्केट वाइड पोजीशन पे है फिलहाल, और सेल अगर आप देखें तो 84%। सेल कब आएगा? नहीं बाहर दोनों बाहर नहीं आ रहे, दोनों नहीं आएंगे। कितने परसेंट है दोनों? PNB 90% है, हाँ, और सेल है 84%, तो सेल शायद मुश्किल लग रहा है। मतलब 80 के नीचे आएंगे ना? 80 के नीचे आते ही स्टॉक बैन से बाहर आएगा। चलो ठीक है, लेकिन आज तो नहीं आ रहे, दोनों बाहर नहीं आ रही। लेकिन फ्रेश एंट्री अनिल जी एक हो रही है, और आज भी एक कोइंसिडेंस है, BHEL ये स्टॉक बेल में, हाँ, 103% आ गई है मार्केट। ये विश्वेश जी की वजह से। विश्वेश जी, आप रिकमेंड नहीं करते, पोजीशन नहीं बनती, बैन में नहीं आता, ये सब आपके कारण हो रहा है। ये सारा का सारा अच्छा खासा मतलब स्टॉक
चल रहा है, भाग रहा है, कल रिजल्ट आने वाला है, लेकिन बेन में अब बताइए, आप ही बताइए, अब बेन में आने वाला क्या करना है? मेरा तो इंट्राडे का टारगेट 44 का आ गया। अनिल जी, ये तो बहुत डिफिकल्ट वाली सिचुएशन है, क्योंकि बैन में एक पोजीशन डेफिनेटली डिफिकल्ट हो जाती है। मेरे हिसाब से इंट्राडे में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप सीरीज होल्ड कर सकते हो तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि अच्छे स्टॉक अच्छे ऑन द बैक ऑफ सर्टेन न्यूज शायद बैन में भी चलते रहते हैं, बिकॉज कैश वैश बाइंग होती है, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर आपको रिस्क कैरी नहीं करना है तो मेरे हिसाब से नहीं कैरी करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल इतनी बड़ी हैवी पोजीशन है तो स्टॉक मूव नहीं होता है। तो प्योरली रिस्क आपका है तो व्यू लेना चाहिए। मेरे लिए तो मैं ट्रेड ओपन करूंगा जब तक मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक में अंडरलाइन बेस्ड रिवर्सल हुआ है, तब तक मेरा व्यू अंडरलाइन पे चेंज नहीं होने वाला। ओके, तो ये है आपके लिए भील BHEL, जहां पर हम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। कल आएंगे, उससे पहले दमदार एक्शन है, पर शायद वायदा कारोबार के बैन में चला जाए। पर एक और चर्चित स्टॉक जो आज भी हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन में रहा है, अनिल जी को तो बहुत पसंद आ ही रहा है, और थोड़ी देर पहले इस पर हम बात भी कर रहे थे। डिवीज कैसे रहेंगे इसके नतीजे, ये भी जानते हैं। देवांशी बताएं, एक्सपेक्टेशन तो काफी हाई है, किस तरह का अनुमान बाजार लगा रहा है? बिल्कुल दीपांशु, इस बार नंबर्स भी काफी दमदार आते हुए दिखेंगे। आप देखिए, इसकी जो आय है करीब 21% से लेके 24% तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कामकाजी मुनाफा भी 30% से बढ़कर अब देखिए 35% ये रेंज बनती हुई दिख रही है, जहां पे इनका कामकाजी मुनाफा इस बार बढ़ता हुआ दिखेगा। कई ऐसे प्रोडक्ट्स थे, हमने देखा कि इसकी कुछ प्राइस हाइक्स भी थी, इसके चलते भी इनको सहारा मिलता हुआ दिख सकता है। और इसके अलावा इसकी जो सारे जो सेगमेंट्स हैं उसकी डिमांड काफी अच्छी रही है, और इसी के चलते आय और कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा अच्छा आता हुआ दिखेगा। मार्जिन आप देखिए 35% से बढ़कर 38% पर आते हुए दिखेंगे। हालांकि आप देखिए कुछ ऐसी रॉ मटेरियल्स थी जिसकी प्राइसेस बढ़ी थी, अगर वो नहीं होता तो और भी ज्यादा मार्जिन स्ट्रांग आते हुए दिख सकते थे, लेकिन 38-39% तक के मार्जिन हमें देखने मिल सकते हैं। मुनाफे में करीब 25% से लेकर 30% तक की बढ़त का अनुमान है। तो कुल मिला के सारे सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ है, डिमांड काफी अच्छी मजबूत होती हुई दिखी थी, और देखिए क्षमता विस्तार के चलते इस बार बेहतरीन ग्रोथ आने का अनुमान लगाया जा रहा है। रेवेन्यूज 21-25% के आसपास, कामकाजी मुनाफा 30 से 35% और मुनाफा भी 25 से 30% बढ़ने का ही अनुमान है। तो शानदार नतीजे डिवीज लैब से एक्सपेक्टेड हैं। बिल्कुल शानदार नतीजे डिवीज लैब से एक्सपेक्टेड हैं, और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आ रहा है। अनिल जी ने भी आपको कहा है कि आप अगर चाहें तो एक पोजिशनल व्यू लेकर, डिलीवरी लेकर स्टॉक को रख सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक दिखा सकता है, बट थोड़ा दबाव निफ्टी पर आ रहा है। 14,900 तोड़ने की तैयारी में आपको निफ्टी इस समय दिख रहा है, एग्जैक्टली 14,900 के लेवल पर आ रहा है सर। 3-5 के बाद 14,900 पर आया है, बस लगभग वही टाइम के आसपास देखते हैं होल्ड होता है या नहीं। 14,895 कल की क्लोज है, 14,890, 14,895 और उसके बाद 14,865 आज के लो जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है। वैसे तो लग ऐसा रहा है कि 14,900 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, बंद हरे निशान में होना चाहिए, लेकिन फिर भी आखिरी आधे घंटे में घुसे देखते हैं। मेरे हिसाब से 14,900 होल्ड होना चाहिए, डेटा के हिसाब से तो अभी तक कम से कम यही लग रहा है। बाकी फिर देखते हैं वीकेंड का सेशन है, प्रॉफिट बुकिंग आती है या नहीं। और बैंक निफ्टी भी 35,500 होल्ड करने की कोशिश कर रहा है फिलहाल, तो ये संकेत आपके लिए साफ आते दिख रहे हैं। तो ये है आपके लिए नतीजे के लिए। आज से फिर से आज फार्मा शेयरों में बड़ी तगड़ी खरीदारी होती दिख रही है। सीमेंट मजबूत है और सरकारी बैंक, जो तीनों थीम हमने चुनी है बजट के बाद से, आज भी कमाल वहीं पर होता दिख रहा है। दीप और ITC 235, जरा एक बार इसी पर राय ली जाए। बंसल जी, ITC ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जिन्हें लंबा होल्ड करना है। देखिए अनिल जी, जिनको लंबा होल्ड करना है तो उनके लिए एक ही स्टॉप लॉस है। यहाँ पर 230 के नीचे की क्लोजिंग है तब निकलना है। क्लोजिंग बेसिस का कैश मार्केट का स्टॉप लॉस लगाना है 230 का, इसके नीचे की क्लोजिंग है तो निकलना है, एल्स होल्ड करें ITC को। तो ये है आपके लिए ITC पर आए। BPCL सोमवार को आएंगे नतीजे, हालांकि स्टॉक तो सुर्खियों में रहता है अपने डाइवेस्टमेंट की वजह से, वो तो जब होगा तब होगा, रिजल्ट आना थोड़ी बंद होंगे। तो वरुण बताइए रिजल्ट कैसे आने वाले, इसमें भी बहुत मुश्किल काम होता होगा नतीजों का अनुमान लगाना। डेफिनेटली अनिल जी, मुश्किल काम इसके लिए रहता है क्योंकि कितना इन्वेंट्री गेन होगा ये आपको पता नहीं। अब ये कंपनियां क्या है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पेट्रोल डीजल के प्राइस उतनी बढ़ा नहीं पाई है। इंडियन क्रूड बास्केट अगर आप देखेंगे तो 30-40% बढ़ा है, लेकिन और इनको 100 के ऊपर जाना नहीं, ये जा नहीं सकते 99 के चक्कर में। हाँ, भले मैनेजमेंट कुछ भी कहे कि नहीं इससे मैं तो ये भी जानना चाहता हूँ, बहुत सारे पेट्रोल पंप में तो 3 डिजिट भी नहीं होंगे। एक्चुअली वो मशीन पुराने वाली जो मैनुअल टाइप के जो पेट्रोल पंप है उनमें तो उन्होंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि 100 रुपए होगा पेट्रोल डीजल। तो उन तो 2 ही डिजिट लगा रखी, 2 तो दशमलव के बाद वाली और 2 पहले वाली।
ऐसे कुछ है। तो वहीं से भरवाना पेट्रोल जब 100 के ऊपर हो जाएगा। बताइए। भरोसा नहीं अनिल जी, वो भी आधा आधा लीटर करके भरेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। तो नतीजे तो काफी हद तक इसके ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस थोड़ी वीक होगी। क्यों? क्योंकि देखिए नो डाउट पेट्रोल और डीजल की जो सेल्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इनफैक्ट अगर आप रिफाइनिंग थ्रूपुट देखें तो उसमें भी करीब 26% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन मार्जिन जो है वो थोड़े दबाव में रह सकते हैं। ये जो सेल्स बढ़ी है इसके चलते कंपनी की जो ओवरऑल रेवेन्यूज है उसमें करीब 24% के आसपास का इजाफा आएगा, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मार्जिन दबाव में रहेंगे, 7.7% से गिर के करीब 5.8% पे आ सकते हैं और इसी के चलते मुनाफा जो है उसमें भी दबाव देखने मिलेगा। 2020 पे आ सकता है, साल 2020 नहीं, फिगर 2020 पे जो प्रॉफिट है इस कंपनी का आ सकता है। GRM जो है $2.5 से $4 के आसपास एक्सपेक्टेड है। ओके, तो GRM $2.5 से $4 के रह सकते हैं। नतीजे देखते हैं किस तरह से आते हैं और जैसा वरुण कह रहे थे कि किस तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बागले साहब, स्टॉक तो एक्शन में रहा है, 400 के ऊपर गया, उसके बाद होल्ड भी करा, दिन ब दिन आपको ट्रेडिंग के मौके देता है। आज थोड़ी सुस्ती है। BPCL पर अहम लेवल्स अब क्या है सर? दीपांशु, ये 410 415 में जाके बार बार अटकता है, तो मुझे कुछ चार्ट में कुछ खास नहीं दिखाई देता है। 415 417 420 निकालेगा तो फिर 440 तक के, अब 435 तक जाएगा। फिलहाल मैं 400 415 ये रेंज में साइडवेज मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं BPCL के लिए। देखते हैं किस तरह के नतीजे आते हैं और उसके बाद स्टॉक की क्या चाल रहेगी। गोदरेज कंज्यूमर, इसके भी आएंगे नतीजे। वरुण, गोदरेज कंज्यूमर पर भी नजर डालते हैं, किस तरह के रह सकते हैं इनके नतीजे? देखिए यहाँ नतीजे अच्छे होंगे। इनफैक्ट कंपनी ने जब अपना क्वार्टरली अपडेट दिया था तभी इन्होंने कहा था कि जो कंपनी का खासकर जो सोप कारोबार है और कलर कारोबार है वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने मिली है, तो उसका इम्पैक्ट शायद आपको इस कंपनी के नतीजों में देखने मिलेगा। और इनफैक्ट इन्होंने तो सोप के दाम भी बढ़ाए थे, तो उसका इम्पैक्ट भी होगा। हमारा अनुमान है कि कंपनी की जो वॉल्यूम्स है उसमें करीब 7% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। पर्सनल वॉश में करीब 15% की ग्रोथ है, इंसेक्टिसाइड कारोबार में करीब 8% के आसपास की ग्रोथ रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में करीब 10% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है। हालांकि इंडोनेशिया का कारोबार जो है वो दबाव में रहेगा। मार्जिन्स बढ़ेंगे क्योंकि नो डाउट रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी ने जो प्राइस हाइक ली है उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। थोड़ा ही बढ़ेगा मार्जिन, लेकिन 22.7% से बढ़ के 23% पे आ सकता है और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें करीब 7.5-8% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 480 करोड़ के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, तो 480 करोड़ के अनुमान है मुनाफे का। कुणाल जी, गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट देखें, आज तो फिलहाल सुस्त है, 750 के लेवल्स पर चार्ट पर आए सर। देखिए चार्ट अगर आप देखते हैं दीपांशु, तो इसमें करेक्शन हमने आते हुए देखा और आज भी हम देखें ऊपरी स्तरों से नीचे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब एक सपोर्ट के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट जो है मुझे 750 के रीजन में नजर आता है। तो मेरी राय में दीपांशु अब ये लेवल्स बहुत क्रिटिकल हैं। अगर ये स्टॉक 745 को तोड़ देता है तब आपको इसमें एक सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिलेगी। अदरवाइज हो सकता है कि इन स्तरों के आसपास कंसोलिडेट करे, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें और जिनके पास पोजीशन है 745 का स्टॉप लॉस रख लें। ओके, तो 745 का स्टॉप लॉस है गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर आप रखें नजर। नतीजे थोड़े आपको अच्छे आते हुए दिखेंगे इस पर। टोरेंट फार्मा, सेठी साहब अभी इसके बारे में बात करके गए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए 2800 का इन्होंने टारगेट भी दिया है। इनके नतीजे कैसे रहेंगे, देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए जो घरेलू बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करता हुआ दिखेगा। अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ भी आपको देखने मिल सकती है। घरेलू आय करीब 10 से 15% तक ग्रो करती हुई दिखेगी। बेस थोड़ा सा छोटा था, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी ज्योग्राफीज हैं वहाँ से इतने अच्छे नतीजे आते हुए नहीं दिखेंगे। आय इस बार ब्राजील से थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी, जर्मनी हल्की सी बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें तो करीब 18% के आसपास बढ़ता हुआ दिखेगा। खर्चों में थोड़ी सी कमी हुई है इसी के चलते, और मार्जिन अगर आप देखें तो करीब 30-31% के आसपास रह सकते हैं। 27% से बढ़कर मुनाफा इस बार करीब 25% बढ़ने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। टैक्स थोड़ा सा कम होगा इसी के चलते, लेकिन इन ऑल नंबर्स अच्छे रहेंगे। घरेलू बिजनेस जो है उस पर फोकस करना चाहिए, इस बार नंबर्स अच्छे होंगे। ओके, तो घरेलू बिजनेस अच्छा रहेगा, फोकस करें इस पर। स्टॉक भी डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। ये है आपके लिए टोरेंट फार्मा। पर एक ये हफ्ता काफ़ी अहम रहा है क्योंकि 3 हमने लिस्टिंग्स होते हुए देखी हैं। शानदार लिस्टिंग हुई थी इंडिगो पेंट्स की, दमदार एक्शन, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली। होम फर्स्ट फाइनेंस अच्छी लिस्टिंग हुई और फिर दोनों तरफ के एक्शन। और स्टोव क्राफ्ट, इसकी भी लिस्टिंग अच्छी हुई और फिर आई है थोड़ी मुनाफा वसूली। फिलहाल आप देखें तो 450 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सर आई थिंक स्टॉप लॉस तो शायद इनिशियली जो 25-30 का ट्रेल किया होगा वो शायद हिट हो गया होगा, बट अगर किसी ने रखा भी है तो क्या करें?
देखिए पैसा बन रहा है, हाई रिस्क वालों के लिए था। इसका मतलब है कि जब 15-20% के आसपास के रिटर्न की गुंजाइश होती है तो मैं इसको हाई रिस्क में रखता हूँ, क्योंकि 15% की रिटर्न की स्विंग कभी भी हो सकती है बाजार के मूड के साथ। ये तो मूड अच्छा हो गया, समझो पिछले हफ्ते जैसा मूड होता तो करेक्ट, तो आपका लिस्ट उससे भी हो सकता है। तो हम सोच समझ कर कहते हैं कि हाई रिस्क वाले लिस्टिंग रेंज के लिए क्यों, तो लिस्टिंग रेंज के लिए बन रहा है, ठीक है। जिसको अभी भी रिस्क रखनी 425 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, 425 का, हाँ बस ठीक, ताकि आपको 385 के सामने 425 नुकसान नहीं होगा, अच्छा मुनाफा, हाँ फिर भी मुनाफा है। तो स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए, बिल्कुल, हाँ बस सिंपल सी चीज़ है। और बाकी अगर डिसिप्लिन के हिसाब से 498 का हाई बनाया है तो 30 रुपए नीचे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाना चाहिए, जो कि 470 के आसपास 68 के आसपास जो बनता है, तो एक तरह से आपको निकल जाना चाहिए। तो नहीं निकला, अभी भी रखा ही है कि भाई थोड़ा और जिद करते हैं तो 425 रख लो, फिर और क्या है, ठीक है। तो ये स्टॉक या 435 का रख लो आज के लोगों का, जो भी है, ठीक है। पर आज सुबह अनिल जी से जब हमने चर्चा करी थी तो उन्होंने आपको रेंज दी थी, उस रेंज से बल्कि थोड़ी बेहतरी लिस्टिंग हुई, बट मुनाफा आपका अच्छा बना होगा अगर आपने लिस्टिंग गेन क्लियर रखा था। एक बार देख लेते हैं स्टोवक्राफ्ट पर क्या राय दी गई थी। ब्रांड अच्छी है, मार्केटिंग नेटवर्क स्ट्रांग है, बढ़िया ही है, और कंपनी जो पैसा रेज कर रही है आईपीओ से, उससे थोड़ा अपना कर्ज कम करेगी तो थोड़ा डेट कॉस्ट वगैरह कम हो जाएगी, ये अच्छी चीजें हैं। तो सिर्फ जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, लिस्टिंग पर बेचना चाहते हैं, छोटे लिस्टिंग इनके लिए आप लगा लें पैसा। मेरा ये समझना है 450-480 लिस्टिंग रेंज है, 425 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये आपके लिए स्टोवक्राफ्ट के आईपीओ का व्यू है। और इस बीच जो ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं वो स्टोवक्राफ्ट की लिस्टिंग की है, 462 रुपये पर 20% के ऊपर लिस्ट होता हुआ दिख रहा है। एनएससी पर 460 का लेवल है, जैसा कि हमारी उम्मीद थी, एग्जैक्टली वहीं 450 से 480 इसी रेंज में स्टॉक लिस्ट हुआ है। तो ये था आपके लिए स्टोवक्राफ्ट, अच्छी लिस्टिंग हुई और बढ़िया गेंस भी आपकी बनी होंगी। जैसा अनिल जी ने कहा, स्टॉप लॉस अगर आपका था तो ट्रिगर हो जाना चाहिए, फ्रेश अगर आपको रखना है तो 425 का रख लें। इस बीच जय ठक्कर हमारे साथ तैयार हैं, स्वागत करते हैं जय का कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, बताएं। गुड आफ्टरनून टू दीपांशु। काफ़ी वॉलेटाइल दिन डेफिनेटली रहा आज, बट अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है एंड पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमें मोमेंटम और देखने मिलना चाहिए मार्केट में। 14,900 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन लेकर चलना है। 11 फेब की एक्सपायरी का अभी करीब 162-163 के आसपास मिल रहा है। 122 का स्टॉप लॉस लगाया आप, 205 एंड 230 ये दो टारगेट के लिए खरीद कर चलना है। 14,900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये जो कंसोलिडेशन हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हमें देखने मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत हल्का सा मोमेंटम जरूर साइडवेज हुआ है दीप, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस एक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है कंपेयर टू दैट मोमेंटम। बिल्कुल, मोमेंटम स्ट्रांग है सर, और आपने कहा था कि 14,900 ब्रेक नहीं करना चाहिए और एग्जैक्टली वहीं से घूम कर नहीं होगा। डेटा का कमाल है दीप, उसमें अपना कुछ ऐसा खास बात नहीं कि हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। और देखो आपको 35,500 बैंक निफ्टी बोला था, 35,545 का लो बना है। वो डेटा के हिसाब से है जहाँ सपोर्ट लेना है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है, मैं बता दूँ क्यों, क्योंकि मार्केट ही ऐसा ही है जी। मार्केट आपका पहला सपोर्ट ले ही रहा है, पहला नहीं लिया तो दूसरा तो लेना ही लेना है। मतलब उसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। आप में हिम्मत होनी चाहिए कि नीचे में ले पाते हैं या नहीं जी। तो कई बार लोग कहते हैं कि जब हम तो चढ़ते हुए मार्केट में ले रहे, स्टॉक को चढ़ते हुए मार्केट में लेना होता है, इंडेक्स को सपोर्ट पे लेना होता है। दोनों में फर्क है ट्रेड करने का, क्योंकि स्टॉक में मूव बड़े होते हैं, 3-4-5% स्टॉक मूव कर जाता है, इंडेक्स थोड़ी करता है जी। तो आपको इंडेक्स को सपोर्ट पे लेना है और स्टॉक। तो कई बार लोग है ना अलग तरीके सोच रखते हैं। तो आपको सोचना है कि आप ट्रेड क्या कर रहे हो। अगर आप ट्रेड स्टॉक कर रहे हो तो आपको चढ़ते हुए लेना पड़ेगा। कई बार बोलते हैं क्या बढ़ने के बाद स्टॉक रिकमेंड होता है या तो, अरे भाई अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है और प्राइस एक्शन नहीं तो किस चार्ट पे आएगा मुझे बताओ। चार्ट पे अगर कोई ट्रिगर आने की वजह, हालांकि मैं तो चार्ट नहीं देखता, हमारे चार्ट देखने वालों के जो स्वयंभू अध्यक्ष कुणाल जी हैं, खुद को उन्होंने मान रखा है। कुणाल जी, अगर कोई चार्ट देख के रिकमेंड करेगा तो तभी करेगा ना जब प्राइस और वॉल्यूम एक्शन हो। क्या प्राइस और वॉल्यूम एक्शन के बगैर भी कोई ऐसा चार्ट बन सकता है? नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं, आपने 100% सही कहा अनिल जी। और अनिल जी बिल्कुल सही बात है। काफ़ी लोगों की ये कंप्लेंट रहती है अनिल जी कि हम स्टॉक को तभी आइडेंटिफाई करते हैं जब वो बढ़ चुका होता है। अनिल जी चार्ट पर वो दर्ज ही तब होता है, तभी उसमें ब्रेकआउट आता है। तो मकसद ये नहीं अनिल जी कि नीचे खरीदें एकदम बॉटम पर और एकदम टॉप पर बेचें, मकसद है पैसा कमाने का। तो अगर आप पैसा कमाने का मकसद आपका पूरा हो रहा है तो अनिल जी थोड़ा ऊपर खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। गोल्डन डेज में हमारे वागले साहब
3-3, 4-4% बढ़े हुए स्टॉक्स को जो रिकमेंड करते थे, उसके बाद 5-5, 7-7% और बढ़ते थे, 10-10% बढ़ते थे। वो वागले साहब की जबरदस्त मारते हैं। आजकल थोड़े वागले साहब कम देते हैं वैसे कॉल्स, जब वापस से स्टूडियो में आना शुरू करेंगे तब फुल फॉर्म में आएंगे। वागले साहब अब आप आना शुरू कर सकते हैं। आपके शिष्य वो जो हमारे सचिन जी, वो आज से शुरू कर चुके हैं। सचिन जी ने आज से आना शुरू कर दिया और हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं जी। चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल। तो ये है अलग अलग तरीके हैं जिस हिसाब से आप इंडेक्स ट्रेड कर सकते हो या स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो। सर फाइनल स्ट्रैटेजी बिल्कुल कर देते हैं, बिल्कुल की जरूरत नहीं, टाइम कम है जी। हम वैसे आप ग्लोबल मार्केट्स बता दो। सर ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक है, वैसा ही एक्शन है। डाउ फ्यूचर्स ने बल्कि थोड़ी तेजी पकड़ी है, तो एक अच्छा क्यों है कि क्लोजिंग के टाइम हम देख रहे हैं तो डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। नास्डैक फ्यूचर्स ने भी मोमेंटम पकड़ा हुआ है। यूरोप के बाजारों में भी मोमेंटम बढ़ा है, अब 1% तक की तेजी है, तो थोड़ा मोमेंटम और पॉजिटिव हुआ है ग्लोबल मार्केट्स। अच्छा है, बढ़िया है। सोमवार के लिए उम्मीद करें कि बढ़िया शुरुआत होती हुई दिखेगी। तेजी की पोजीशन है वो होल्ड करें आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत आपको रिस्क लगती है तो स्टॉक्स में पोजीशन है तो 15,000 का एक कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं, ना बेचे तो भी चलेगा, लेकिन चाहे तो 15,000 का बेच सकते हैं और 36,000 का एक बैंक निफ्टी का बेच कर जा सकते हैं, और ना बेचे तो भी चलेगा। या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि पुट खरीदना है तो 14,800 का पुट खरीद लीजिए और 35,000 का पुट खरीद लीजिए, और नहीं तो खाली अपनी ऐसी पोजीशन है, ऑप्शन की पोजीशन है तो कोई चिंता की बात ही नहीं, उसमें तो सोचना नहीं है। अगर आपकी फ्यूचर्स की पोजीशन और हेजिंग चाहिए तो आप अपनी पसंद से हेजिंग कर सकते हैं, कॉल भी बेच सकते हैं, पुट भी खरीद सकते हैं, बाकी पोजीशन में बने रहें। फिलहाल कोई ऐसी रिस्क नहीं है। सबसे बड़ी बात दीप एक और ये भी है कि आज थोड़ा हल्का हो गया है बाजार, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आई तो हल्के होके चल रहे हैं, तो इससे समस्या कोई भी नहीं। बिल्कुल, तो समस्या कोई भी नहीं है। अच्छा हफ्ता रहा है। पोजीशन अगर लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करें, हेज बनाना चाहें तो रिस्क के हिसाब से बना लें। चलिए जय के पास चलते हैं, उनके जैकपॉट शेयर के लिए। बिल्कुल जय के जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, कल मैंने कोटक बैंक का कॉल ऑप्शन 1950 वाला दिया था, आज 2000 के स्ट्राइक का खरीदना है। वहां पे मोमेंटम आप देखिए बहुत ही स्ट्रांग है। 5150 52 के आसपास ये मिल रहा है, इसको खरीद कर चलना है। एक छोटा सा एक स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ 41 का, एंड फर्स्ट टारगेट जो ऊपर में बन रहा है वो है 68, सेकंड टारगेट बनेगा 80। 68 एंड 80 ये दो टारगेट्स के लिए आप कोटक बैंक का 2000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदें। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इसके जो टारगेट्स, चैनल टारगेट्स बनकर आ रहे हैं कोटक के, उसके 5th वे में, दैट कम्स टू अराउंड 2134, 2134 तक के लेवल्स हमें दिखा सकते हैं नेक्स्ट वीक में। ओके, 2000 रुपए वाला कोटक बैंक का ऑप्शन खरीदना है आपको। अभी चल रहा है 1980 के आसपास, और 68 रुपए और 80 रुपए, दो टारगेट रखिए। 41 पर लगाइएगा स्टॉप लॉस और टारगेट रखिएगा 52 का। अच्छा जय, मैं वो आपका 14,900 वाला कॉल ऑप्शन तो लिखना ही रह गया मेरा। आपने कहा था कि निफ्टी का 14,900 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, उसका एक बार अगर टारगेट वगैरह आप बता सके तो बढ़िया है ना। श्योर अनिल जी 163 में हमने रेकमेंड किया है, उसका 205 और 230 ये दो टारगेट्स के लिए मैंने रेकमेंड किया हुआ है इसको। 122 का एक स्टॉप लॉस उसमें रेकमेंड भी किया है। 122 का स्टॉप लॉस, और ये आ गया आपके लिए 162 के आसपास लेने की राय है। 205 230 दीप, ये है आपके लिए टारगेट निफ्टी पर। ठीक है, बिल्कुल सर। तो बढ़िया मूव है। कोटक बैंक जिसने अभी तक उतना परफॉर्म नहीं किया है जितना आपने बाकी बैंक्स की परफॉर्मेंस देखी है, पर पिछले 2 दिनों से ये भी अब आपको मूवमेंट दिखा रहा है, 2000 के ऊपर जाने की तैयारी में है। आइए फिर आज के एक्शन को देख लेते हैं। एक और दमदार एक्शन वाला दिन रहा है। एक बार फिर से आपने तीनों इंडिसेस पर नए रिकॉर्ड्स देखे हैं, और सबसे बड़ी बात, पहली बार आपने देखा निफ्टी 15,000 के पार जाते हुए दिखा। निफ्टी बैंक 36,000 के पार गया, सेंसेक्स भी 51,000 के पार। 200 लाख करोड़ की मार्केट कैप कल हमने देखा बीएसई लिस्टेड स्टॉक्स की हो गई। मुनाफा वसूली आज आई है, पर आप पॉजिटिव क्लोजिंग ही देख रहे हैं। आज का स्टार ऑफ कोर्स एसबीआई, हालांकि कल मार्केट आज में नतीजे आए थे, उसके बाद 6% की रैली भी देखी। उसके ऊपर आज आपने देखा इंट्राडे में लगभग 14-15% की रैली रही। अभी भी 11% की तेजी के साथ बंद हो रहा है। पहली बार आपने देखा इस स्टॉक को 400 के पार भी जाते हुए। टाटा स्टील बढ़िया है उछाल, अगले हफ्ते ट्यूसडे को आएंगे इसके एक्शन। डिवीज लेबोरेटरी अनिल जी की बेहतरीन पिक, अब यहां पर नजर रखिए, कल आएंगे इसके नतीजे। कोटक बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, अल्ट्राटेक, आईटीसी एक बार फिर से आज एक्शन में रहा, कल भी इसमें 6% का उछाल था। एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, पावर ग्रिड, सन फार्मा, ये हैं आपके कुछ स्टॉक्स। हालांकि आज गिरने वाले स्टॉक्स थोड़े ज्यादा थे, पर बाजार के दिग्गजों ने दिया है सहारा। भारतीय एयरटेल में आई मुनाफा वसूली 3% नीचे। एक्सिस बैंक में मुनाफा वसूली रही 3% नीचे था ये स्टॉक। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ी गिरावट रही, यहां से आपने बाजार पर थोड़ा प्रेशर देखा।
TCS, L&T, Infosys, इन तीनों दिग्गज में भी आपने मुनाफा वसूली आती हुई देखी। इंडसइंड बैंक इस हफ्ते का स्टार गेनर रहा है, आज एकदम सपाट बंद होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा और अच्छी खरीदारी आपने आती हुई देखी है ढेरों स्टॉक्स में। सबसे पहले तो उस लिस्ट में आता है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज, 4% ऊपर। कल नतीजों का रिएक्शन था, हालांकि नतीजे थोड़े उतार चढ़ाव वाले रहे, पर कॉन कॉल काफी पॉजिटिव थी इनकी। JSPL, टोरेंट फार्मा, नतीजों से पहले ये स्टॉक भी एक्शन में। BHEL अगेन एक स्टॉक जिस पर अनिल जी की भी राय आई, पहला टारगेट भी हिट हुआ, कल आएंगे नतीजे, नजर रखिए इस पर। लुपिन, और फार्मा, सिप्ला फार्मा शेयर्स में यहाँ पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। सन फार्मा ये भी एक्शन में रहा, 1% ऊपर। सेल वायदा कारोबार के बैन में था, पर 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। बंधन बैंक 4.5% नीचे। LIC हाउसिंग फाइनेंस 4% की गिरावट इस काउंटर में। इंडिया बुल्स हाउसिंग 3-4% ये गिरकर बंद हुआ है। RBL बैंक यहाँ पर भी गिरावट हुई। तो ये जो बैंक निफ्टी के आज ऊपरी सरों से मुनाफा वसूली हुई है, उसमें हमने देखा है कि कुछ हाई बीटा नेम्स शामिल थे। बाटा इंडिया, IDFC फर्स्ट, मनापुरम, पेट्रोनेट, थोड़ी मुनाफा वसूली हुई। बट अनिल जी 5000 से ज़्यादा का पॉइंट गेन हमने इस हफ्ते, बल्कि 6000 पॉइंट्स का गेन हमने निफ्टी बैंक पर देखा, और 1300 पॉइंट्स लगभग निफ्टी में इस हफ्ते आते हुए देखे। तो प्री बजट जो मोमेंटम आते हुए शुरू हुआ और पोस्ट बजट रैली और फिर पूरे हफ्ते वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, नए रिकॉर्ड्स, और पहली बार 15,000 के ऊपर भी निफ्टी आते हैं। 28,000 30,000 के नीचे 29,687 का लो बनाया था 28 तारीख को जी, यानी कि 29,700 मान लो राउंड फिगर में। चलो अब तो राउंड फिगर भी हम 500 पॉइंट का करते हैं, तो 30,000 मान लो। 30,000 से 36,500, 6,500 पॉइंट 5 दिनों में, ऑलमोस्ट 7,000 ही हो गया। ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट 5 दिनों में। वाह, बैंक निफ्टी कमाल ही है। और निफ्टी भी आप देख सकते हैं इसी तरह से भागा है, 13,596, 13,600, और हम हैं अभी 15,000 के पार। तो 13,600 से 15,000, 1,400 पॉइंट 5 दिनों में निफ्टी भागा। तो ये है कमाल, बहुत ही तगड़ा वाला। और आज पहली बार 51,000 के दर्शन भी आपने किए सेंसेक्स में, तो बहुत ही बेहतरीन हफ्ता ये, मज़ा आ गया। मेरे ख्याल से अब तक बजट के बाद का सबसे बेस्ट हफ्ता रहा होगा, सबसे बेस्ट 5 ट्रेडिंग सेशन बजट के बाद अब तक के सबसे बेस्ट है। इससे बढ़िया मतलब कुछ हुआ ही नहीं। और आज ऊपर से गवर्नर साहब ने भी कमाल ही कर दिया, बिल्कुल लैंग्वेज एकदम ऐसा, मतलब जैसे एक ही जने ने दोनों के स्पीच लिखे हो। बिल्कुल सर, वही पॉइंट था कि यूजुअली इवेंट हैवी वीक से पहले आप एक्सपेक्ट करते हैं या इवेंट वाले वीक में कुछ नहीं होगा। ये इतना बड़ा इवेंट वाले वीक था और हर दिन हमने तेजी देखी, हर दिन तेजी देखी, कॉन्फिडेंस देखिए हम। और ऐसा नहीं कि इस बार कॉन्फिडेंस, इस बार सबसे बढ़िया चीज़ जो दिख रही है वो ये तेजी जो हो रही है फंडामेंटल से हो रही है, पैसे से नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं तो हमेशा लोग आमतौर पर कहते हैं भाई लिक्विडिटी वाली तेजी है, पैसा आ रहा है इसलिए सब है। लेकिन इस बार कोई बड़ा पैसा ऐसा नहीं कि एफआई ने दबा के पैसा डाल रहा हो कि 5,000, 7,000, 10,000 करोड़ डाल रहे हो एक दिन छोड़ के, 2,000, 2,500 करोड़ चीज़ नॉमिनल, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पैसे के बजाय कॉन्फिडेंस की तेजी है कि भाई कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ दिख रही है, सब लोग बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी पूरी प्रॉमिस करी कि हम काम करेंगे। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। जैन साहब, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, और साथ ही विश्वेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए।